एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर किसी के पास किसी न किसी तरह के मैजिक स्टार्स थे, वहीं फेमिशिया नाम की यह लड़की बिना किसी स्टार के साथ पैदा हुई। जैसे ये बात उसके माता पिता के सामने आई तो उन्होंने उसे बुरी तरह से मार पीट कर घर से बाहर निकाल के मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस गांव के लोगों ने उससे इतना तंग किया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद के गांव से भागना पड़ा। लेकिन एक दिन बीच जंगलों में फेमिशिया की मुलाकात एक ऐसे ट्रांसपेरेंट स्लाइम से होती है जो कि असल में एक एसएस रैंक स्लाइम था, और वहीं उसके मिलने के बाद से ही उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो चलिए जानते हैं फेमिशिया और इस छोटे स्लाइम की कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरी हुई होती है। अब आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो लड़की इस गांव के लिए सिर्फ मुसीबत ही लाएगी। जिन पर स्टार्स नहीं होते उन्हें यहाँ इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अब ये लड़की भागते हुए एक जगह पर पहुंचती है। यहाँ आके ये एक जमीन में से कुछ बाहर निकालती है और यहाँ से कुछ बैग्स निकलते हैं। फिर इसके अंदर ये इन बर्तनों को डाल देती है और ये सभी इसके अंदर समा जाते हैं, जैसे कि डोरेमोन की सस्ती सी पॉकेट हो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अब ये इन सभी बैग्स को टांग लेती है और फिर पेड़ में से कुछ बुक्स निकालती है और इन्हें भी इस बैग में डाल देती है। अब ये कह रही होती है कि उन्हें बस विलेज के पास की छुपने की जगह मिली। मैंने खुशियाँ काफी टाइम पहले ही छोड़ दी। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी को भी नहीं चाहिए, मुझे अलग कर दिया गया और इसीलिए मैं भी उन्हें छोड़ दूंगी, मेरे पेरेंट्स और विलेज को। अब अगले सीन में ये लड़की भाग रही होती है, फिर गिर जाती है, फिर आगे बढ़ते हुए कहती है कि काश मेरे पे स्किल्स होती, जैसे कि तेज भागना या फिर छुपने में माहिर होना। लेकिन अगर मेरे पे ये स्किल्स होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। पर रुको जरा, अगर मैं कंप्लेंट करती रहूंगी अपनी कमियों के बारे में तो इस तरह मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगी। क्या मैंने अपनी पिछली लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था? अब ये लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है एक डंपिंग ग्राउंड, क्या इस कचरे के ढेर में कुछ खजाना होगा? और बाहर निकालते वक्त नीचे गिर जाती है और यहाँ इसे एक कपड़ा मिलता है जिसमें से कुछ गिरता है। ये कहती है कि ये तो एक मैप जैसा लग रहा है और ये एक ब्लू पोशन है। वो उस सब सामान को रख लेती है और फिर कहती है लेकिन फिर भी ये सब कुछ तो कचरा ही है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे कोई भी नहीं चाहता, मैं रह भी उन्हीं चीजों के साथ रही हूँ जिन्हें कोई भी नहीं चाहता। तब यहाँ पर एक आदमी अपने कुछ स्लाइम्स को लाया होता है उन्हें कचरा खिलाने के लिए। वो कह रहा होता है कि वो छोटी सी है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, शायद वो पास के विलेज लेट ऑफ में गई हो। ये गाँव वाले कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं क्या? उस छोटी सी बच्ची पर इनाम रखा है पकड़ने का, वो भी चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। यहाँ ये डर के मारे कह रही होती है कि गाँव का हेड मुझे मारना चाहता है। अब अगले सीन में ये जंगल में सो रही होती है और फिर इसके बाद ये चल रही होती है कि तभी यहाँ पर प्याले प्याले से स्लाइम्स उछलने लगती है और ये इनसे डर के मारे भागने लगती है कि तभी भागते भागते ये फिसल कर गिर जाती है और फिर गिरती जाती है और आखिर में एक पेड़ में लटक जाती है, जिसके बाद ही वो नीचे गिर जाती है। तब उसके हाथ में चोट लग जाती है तो उसे जो पोशन मिला था वो उसे लगाने लगती है इस पर ठीक करने के लिए। फिर कहती है कि ये पुराना है तो एक काफी नहीं रहेगा और फिर दूसरा भी लगा देती है और अब कहती है कि वो स्लाइम्स क्यूट ही नहीं बल्कि डरावने भी है। आखिर वो मॉन्स्टर जो है, पता नहीं क्या मेरी पास्ट लाइफ किसी और टाइप के स्लाइम को क्यूट कह रही है। आगे जाकर उसे एक नदी दिखती है और यहाँ पर ये अपने कपड़े उतार के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो इस ठंडे पानी में काफी मजे कर रही होती है। फिर बाहर निकल कर कहती है कि अब मैं हिम्मत वाली बनूंगी और आगे बढ़ूंगी, जैसे कि फॉर्चून टेलर ने कहा था। फिर अपने बाल काट लेती है और कहती है कि मुझे एक लड़के का भेष बना लेना चाहिए। फॉर्चून टेलर ने ये कहा था जिससे कि मैं खतरे से बच सकूं, और अब ये लड़कों वाले कपड़े भी पहन लेती है और कहती है कि मुझे अपना नाम फेमिशिया से बदलना होगा जो मुझे मेरे फादर ने दिया था, लेकिन मेरा नया नाम क्या होगा? कि तभी इसके मन में आवाज आती है आईवी। वो कहती है कि ये एक प्लेनेट का नाम है जो कि फलता फूलता है, चाहे उस पर पैरी क्यों ना रख दो। तो ठीक है, अब से मेरा नाम आईवी होगा। हर किसी का कुछ न कुछ मकसद होता है जिंदगी में, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है इस नाम के अलावा। अब वो आगे जाती है तो उसे यहाँ पर पत्तों में एक स्लाइम मिलता है। वो कहती है कि ये तो क्यूट है, तो वो मॉन्स्टर बुक चेक करती है और उसमें देखती है कि इस स्लाइम का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। अब ये पढ़ती है कि ये सबसे कमजोर स्लाइम होता है। कि तभी वहाँ पर हवा चलती है और ये स्लाइम उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। आईवी कहती है कि तुम तो सच में काफी कमजोर हो। अब ये पढ़ती है कि ये स्लाइम इतना ज्यादा कमजोर होता है कि पॉक करने से ही खत्म हो जाता है या फिर तेज तूफान के झोंके से ही खत्म हो जाता है। अब ये कहती है कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसे छूने से डर लग रहा है। लेकिन फिर ये स्लाइम को पकड़ के सीधा कर देती है और फिर इसके बारे में और पढ़ने लगती है। ये स्लाइम्स की जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है और इनकी जिंदगी इतनी छोटी होने के कारण इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये तभी फिर से हवा चलती है और ये स्लाइम उड़ते उड़ते दूर जाने लगता है। आईवी इसके पीछे भागने लगती है और इसे बचा लेती है। अब आगे ये कहती है कि किसी न किसी को तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, या तुम्हें नहीं लगता, या फिर तुम ऐसा नहीं चाहते? ये कुछ इशारे करता है लेकिन वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें आज हवा से बचा सकती हूँ। अब रात हो जाती है और ये स्लाइम से कहती है हम दोनों गवाह इस चीज के कि गॉड
सब पर मेहरबान नहीं होते। वो ऐसे लोग बनाते हैं जो कि खुश होते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे भी बनाते हैं। यहाँ ऑटोगोस में जो लोग हैं उन्हें स्किल्स रिसीव होती है जब 5 साल के होते हैं वो। मेरे फादर पे 2 स्टार कारपेंट्री और प्रोसेसिंग स्किल थी। मेरी मदर पे 2 स्टार नीडल वर्क स्किल और 1 स्टार मेंडिंग स्किल थी। किसी को भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या स्किल मिलेगी, ये गॉड डिसाइड करती है। और ये भी कि कितने स्टार मिलेंगे किसको। और अब जब हम 5 साल के होते हैं तो अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं उन स्किल के बेसिस पर। मुझे भी एक स्किल मिली थी जब मैं 5 साल की हुई, लेकिन वो सिर्फ टेमिंग स्किल थी। इससे मैं मॉन्स्टर को टेम कर सकती हूँ, लेकिन इस स्किल के स्टार नहीं है, यानी कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकती। मॉन्स्टर छोड़ो, मैं तो एनिमल को भी टेम नहीं कर सकती। जब सबको पता चला कि मेरे पे कोई स्टार नहीं है तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। और मेरे पेरेंट्स का भी, स्टार्स नहीं तो प्यार भी नहीं। मेरे पास भगवान का आशीर्वाद ना हो, लेकिन मेरे पर कुछ है जो बाकियों के पास नहीं। यादें मेरी पास्ट लाइफ की। मैं एक ह्यूमन हूँ जिसने दोबारा जन्म लिया है इस दुनिया में। मेरी पास्ट लाइफ की यादें थोड़ी धुंधली है, लेकिन मुझे वो जिंदगी याद है। ये यूजफुल होता तो बेटर होता, लेकिन मेरे दिमाग में बस अचानक से बातें विस्पर होती है जो मुझे समझ नहीं आती सही से। हाँ, इसने कहा कि कभी कभी ये बातें यूजफुल होती है। और कोई है जो कि मेरे साथ काइंड था। वो बोलती है कि वो फॉर्चून टेलर, बेसिकली मेरे टीचर, उन्होंने मुझे कई किताबें दी और कई चीजें सिखाई। और ये मैजिक बैग भी मुझे उस फॉर्चूनर टेलर ने दिया। ये पुराना मॉडल है तो सही से काम नहीं करता, लेकिन इसमें काफी चीजें आ सकती है। इसने मेरी मदद करी है जंगल में जिंदा रहने के लिए, लेकिन फॉर्चून टेलर हाल ही में मर गई। मैंने सच में सबको खो दिया जिनकी मैं परवाह करती थी। कोई भी मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अकेली हूँ। मेरे गांव के लोग मुझे मारना चाहते हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा और ना ही कुछ कर सकती हूँ। बस इसीलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं बिना स्टार के पैदा हुई और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना मैटर क्यों करता है। और तुम तो सिर्फ एक दिन में ही गायब हो जाओगे। देखा, ये दुनिया फेयर नहीं है सबके साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। तुम मेरे पहले बेस्ट फ्रेंड हो। चलो साथ में रहे हमेशा। और फिर ये सो जाती है। अब अगले दिन सुबह होती है और ये सो के उठती है तो देखती है कि यहाँ पर वो स्लाइम है ही नहीं और वो गायब हो चुका है, जो जानकर ये दुखी हो जाती है। फिर अकेले होने के बारे में सोचकर ये रोने लगती है और कहती है कि जो मुझे फॉर्चूनर टेलर ने कहा था मैं वो करूंगी और रॉयल कैपिटल जाऊंगी। मेरे पास तो मैप भी है। तभी वो मैप में देखती है कि यहाँ पर वही स्लाइम होता है और उसे देखकर ये कहती है कि तुम जिंदा हो, मतलब किताब में वो जो चीज थी वो गलत थी। इसका मतलब तुम कमजोर नहीं हो। अब अगले सीन में ये मॉन्स्टर को टेम करने के बारे में पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि पहले थोड़ी मैजिक एनर्जी को पास करो मॉन्स्टर में, और फिर जब मॉन्स्टर उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो ग्लो करने लगेगा। और उसके बाद तुम्हें उस मॉन्स्टर को नेम देना होगा और उसके बाद उस मॉन्स्टर पे एक मार्क शो होगा जिससे हमें पता लगेगा कि इसे टेम कर लिया गया है। और अब ये वैसा ही करती है और इसे टच करती है, जिससे कि वो ग्लो करने लगता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है। आईवी कहती है कि अब मुझे इसे नाम देना होगा। फिर सोचने लगती है कि इसे क्या नाम दूं, और आसमान की तरफ देखकर कहती है ये आसमान के कलर से मिलता जुलता है, तो तुम्हारा नाम सोरा होगा, जिसका कि मतलब स्काई होता है। और इस स्लाइम के ऊपर एक मार्क भी आ जाता है और ये देखकर आईवी खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो, लेकिन मन में कहती है कि मैं फेमिशिया नहीं हूँ। अब मैंने उसे बीते कल में छोड़ दिया है अपने गाँव के साथ। वो कहती है हाय सोरा, मेरा नाम आईवी है। अब आगे यहाँ आईवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया होता है जिसमें कि चूहा फंस जाता है, और ये खुश होते हुए कहती है कि मैंने इसे पकड़ लिया, ये मेरा 10वां था। तो अब ये इस चूहे को पकड़ती है और इसे काटने से पहले सॉरी कहती है। अब वो उसके मीट को पत्ते में लपेटती है और फिर उसे बैग में रख लेती है। तब सीन शिफ्ट होता है और ये मैप में देखते हुए कहती है मैं इस किंगडम के कैपिटल के पास के शहर में जाने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे फॉर्चून टेलर ने कहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। मैं यहाँ पर लेटोमी विलेज में पैदा हुई थी और ये रॉयल कैपिटल मैप में तो नहीं है, लेकिन वो इस तरफ को है। तो पहले मुझे अटोलवा शहर की तरफ जाना होगा। ये अचानक से यहाँ पर हवा चलने लगती है तो सोरा उड़ने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ कर कहती है तुम तो बहुत ही नाजुक हो क्योंकि तुम एक रेयर स्लाइम हो, तो तुम एक कंप्लीट मिस्ट्री हो। ये तभी यहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है तो आईवी इसे बैग में डालती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है जहाँ से वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियां आ रही होती है। वो उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन ये चींटियां थोड़ी देर में यहाँ से चली जाती है। आईवी कहती है कि जंगल में हमें पता नहीं लगता कि कब हमें मॉन्स्टर का सामना करना पड़ जाए, तो हमें सावधान रहना होगा। वो कहती है सोरा, क्या तुम बड़े हो गए हो? मुझे तुम थोड़े भारी लग रहे हो, शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कि तभी उसके मुंह पर लगी चोट पर दर्द हो रहा होता है, तो अब ये अपने बैग से ब्लू पोशन निकालती है और एक एक करके सारी पोटल्स का पोशन लगा लेती है अपने मुंह पे। अब इसके पास एक भी पोशन नहीं बचता है। ये कहती है कि मुझे तो लगा था कि मेरे पास और भी ब्लू पोशंस होंगे, या मैंने उन्हें कहीं पर गिरा दिया। जिसके बाद वो आगे जा रही होती है तो वो देखती है कि पेड़ों पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें उसका नाम फेमिशिया, एज 8 साल और इस पर रखे हुए इनाम के बारे में लिखा होता है, जो कि होता है
है 500 डेल का। वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा इनाम है, ये मुझे ढूंढने के लिए इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। कि तभी उसके मन से आवाज आती है, क्योंकि मैं भागी हुई लड़की हूँ जिसकी उन्हें तलाश है। वो कहती है कि ये सब कुछ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई विलेन हूँगी, लेकिन अब मैं फेमिशिया नहीं हूँ बल्कि आईवी हूँ। अब उसे रास्ते में जितने भी पोस्टर्स दिखते हैं तो वो उन्हें फाड़ के फेंक देती है। अब अगले सीन में ये एक गाँव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर सबके पास अलग अलग स्किल्स है, किसी के पास पानी तो किसी के पास आग, किसी के पास भागने की और किसी के पास सर्च करने की स्किल। इन्हें देखकर वो सोचती है कि अगर उसके पास भी स्किल्स होती तो ये भी यूज कर पाती उन्हें। तो अब ये आगे बढ़ती है और उसे एक मीट की दुकान दिखती है। तो ये सोचती है कि मैंने जो मीट अपने पास रखा हुआ है तो उसे मैं यहाँ पर बेच सकती हूँ। वो दुकान पर जाती है और कहती है कि मुझे कुछ बेचना है। वो आदमी सुनकर बता देता है कि ये चूहे का मीट बेचने आई है, क्योंकि इस आदमी के पास स्मेल को पहचानने की स्किल होती है। अभी ये मीट देखकर कहता है कि तुम एक्सपीरियंस लग रही हो, तुमने इसे बहुत अच्छे से काटा है। आईवी के पास जितना भी मीट होता है वो सब उसे दे देती है और ये इन सब के बदले उसे 100 डाल देता है और कहता है कि तुम अगर चूहे पकड़ो तो उनका मीट यहाँ पर ला सकती हो। वो कहती है ठीक है और फिर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बेकरी से कुछ बंस खरीदती है और बहुत खुश होती है। अब रात हो गई होती है तो ये आधा ब्रेड सोरा को देती है और आधा खुद खाती है। वो देखती है कि सोरा ब्रेड खा ही नहीं रहा है तो ये इसे खाने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं खाता। वो कहती है कि तुम ऐसे तब फैलते हो जब तुम्हें नहीं कहना होता है। फिर वो कहती है कि तुम खाते क्या हो। वो इशारा करता है लेकिन वो आईवी को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद सुबह हो जाती है। आईवी मीट बेचने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक डंपिंग ग्राउंड दिखता है। तो यहाँ पर वो जाती है और सामान ढूंढने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे पोशंस मिलते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। अब ये इन सभी को कलर के हिसाब से अलग अलग रखती है। जहाँ पर सारे ब्लू पोशंस रखने होते हैं वहाँ पर सोरा आ जाता है और इन पोशंस को खुद ही खा जाता है। ये देखकर आईवी उससे कहती है कि क्या तुम कचरे को डिस्पोज कर सकते हो। अब वो उसके सामने एक गमला रखती है और कहती है कि क्या तुम इसे भी खा सकते हो, लेकिन ये इसे नहीं खाता। फिर आईवी इसके सामने रेड पोशन रखती है लेकिन वो उसे भी नहीं खाता। पर जैसे ही वो ब्लू पोशन रखती है तो वो उसे खा जाता है और यहाँ पर जितने भी ब्लू पोशन होते हैं वो सबको खाने लगता है। वो कहती है कि सब मत खाओ, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। अब अगले सीन में ये मीट शॉप में होती है और इसे मीट बेचने के बदले 250 डेल मिलती है। जिसके बाद वो ब्रेड खरीदने जाती है कि तभी ये औरत उसे एक ब्रेड फ्री में दे देती है। अब आगे ये एक नदी में नहा रही होती है। वो सोरा को भी बुलाती है पर वो नहीं आता। जिसके बाद वो बैग में से ब्रेड और सोरा के लिए ब्लू पोशन निकालती है और फिर दोनों अपना अपना खाना खाते हैं। आईवी कहती है कि ये बहुत टेस्टी है, रोज ऐसे खाने का मिलना बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं। यहाँ के तो लोग भी बहुत अच्छे हैं और काइंड भी। लोगों से ना डरना अच्छी बात है ना। काश मैं यहाँ हमेशा के लिए रह पाती। इसके बाद आईवी गाँव में वापस आती है कि तभी उसे वहाँ पर कुछ आदमी दिखते हैं जिन्हें देखकर वो पहचान जाती है कि वो वही लोग हैं जो कि इसे ढूंढ रहे थे। वो दोनों आदमी बोलते हैं कि ये मैजिक बैग है ना, और फिर उसे इस बैग में क्या है उसे दिखाने को बोलते हैं। वो यहाँ से भाग जाती है और मन में कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लोग नहीं पहचान पाए कि मैं फेमिशिया हूँ। अब ये भागते भागते मीट शॉप के वहाँ पर पहुँचती है। वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने और चूहे पकड़े। वो कहती है कि नहीं, आज नहीं। वो कहते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स मेरी दुकान पर आए थे और उन्होंने सारा ड्राई मीट ले लिया है, ये कह के कि उन्हें सफर में खाने के लिए कुछ मीट चाहिए। तो अब मेरे पास मीट की कमी हो रही है, तो तुम मेरे लिए और चूहे पकड़ कर लाओगे है ना। ये पोस्टर देखकर वो घबराई हुई होती है। वो उससे कहती है कि हाँ ठीक है और यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वो बेकरी के पास पहुँचती है। वो औरत कहती है कि आज तुम्हें ब्रेड नहीं चाहिए। आईवी मना करती है लेकिन वो बोलती है कि आज मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्रेड बनाई है और फिर इसे ब्रेड देते हुए कहती है कोई बात नहीं, तुम फ्री में ले लो इसे। आईवी थैंक यू कहती है लेकिन जैसे ही ये इस दुकान में भी अपना पोस्टर देखती है तो ये बिना ब्रेड लिए यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो एक पेड़ पर बैठकर रो रही होती है और कहती है कि ये गांव बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी, लेकिन अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कोई जगह बनी है। और फिर रोने लगती है। अब सुबह हो गई होती है और ये इस गाँव से बाहर जा रही होती है क्योंकि इसके जो पोस्टर्स होते हैं वो पूरे गाँव में लग गए होते हैं, तो इसका यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं होता। तब इसे एक रास्ता दिखता है तो ये मैप निकालती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन से रास्ते में गए हैं, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं उनकी डायरेक्शन में ना चली जाऊं। सोरा कुछ इशारे करता है लेकिन वो नहीं समझती। वो कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। ये सर हिलाता है तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं लग रही है, लेकिन तभी इसका पेट भूख के मारे आवाज करने लगता है। पर इनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं होता है और न ही पानी होता है। अब ये आगे बढ़ते हैं और ये बोलती है कहीं से पानी की आवाज आ रही है और फिर उस तरफ की ओर जाने लगती है। यहाँ पर एक नदी होती है और एक पेड़ होता है। ये उस पेड़ के पास जाती है लेकिन तभी उसे एक हाथ दिखता है और इस पेड़ का मुंह खुलता है जिसमें से दो आदमी बाहर निकलते हैं। ये डर के मारे यहाँ
से भागने लगती है। ये पेड़ इस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन ये भाग के फिर एक जगह पर पहुंचती है और इसके हाथ में चोट लगी होती है, लेकिन इस बेचारी पर ब्लू पोशन नहीं होता है, तो अब वो नीचे गिर जाती है और सोरा का नाम लेती है कि तभी सोरा के सर पे बना हुआ निशान चमकने लगता है और ये फिर उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहती है कि ये सच है कि स्लाइम्स मॉन्स्टर होते हैं, ये असलियत में इंसानों को ही खाते हैं। तब यहाँ बाहर हम एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं कि तभी अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो ये घर के अंदर जाता है तो ये औरत उससे कहती है कि बधाई हो, एक हेल्दी लड़की पैदा हुई है। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया फुल्फी। तब इसकी पत्नी इस बच्चे का नाम रखने को कहती है, तो ये इसका नाम फेमिशिया रखता है। सीन शिफ्ट होता है और फेमिशिया अब थोड़ी बड़ी हो गई होती है। उसके डैड और उसका बड़ा भाई काम कर रहे होते हैं, तो ये इनके लिए खाना लेके आई होती है, जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। पर फेमिशिया के गले में खाना अटक जाता है, तो इसके डैड अपनी पानी प्रोड्यूस करने की स्किल से ग्लास में पानी भर देते हैं और फिर इसे पीने को देते हैं। उसका भाई उससे कहता है कि तुम जल्दबाजी में खा रही थी तो इसलिए ऐसा हुआ। वो कहती है कि मैं बड़ी हो रही हूँ तो मुझे ज्यादा खाना चाहिए। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो फेमिशिया, ज्यादा खा के बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनना। अभी ये लोग अपने घर जाते हैं तो उसकी मॉम उससे कहती है वेलकम बैक फेमिशिया, क्या तुम टेबल सेट करने में मेरी मदद कर दोगी? तो उसका भाई कहता है कि फेमिशिया तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। वो कहती है कि मैं बहुत जल्द उसका इस्तेमाल करने लग जाऊंगी। तभी इसकी मॉम उससे कहती है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है फेमिशिया, सब लोग अपनी स्पीड के हिसाब से डेवलप करते हैं और वैसे अभी भी तुम हमारी बहुत मदद करती हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसकी बहन कहती है कि जब मैं 4 साल की थी तो आपने मुझसे ऐसा नहीं कहा था, आपने हमेशा चाहा कि मैं जल्द से जल्द मैजिक सीख जाऊं। लगता है सबसे छोटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब खाना खाने के बाद ये लोग बैठे हुए होते हैं। फेमिशिया की मॉम पूछती है कि आपका काम कैसा चल रहा है? वो कहते हैं कि अब बस थोड़ा काम बचा है जो कि इस महीने के एंड तक खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि फर्नीचर भी इस हफ्ते ही लगाने हैं। फेमिशिया की मॉम कहती है कि तुम फर्नीचर बनाने में 3 स्टार स्किल दो, तो इस काम में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो अपने आंसू पहुंचती है तो फेमिशिया कहती है कि मॉम क्या हुआ? वो कहती है कि मैं शू मेकर की बेटी के लिए दुल्हन के कपड़े सिल रही हूँ, तो इससे मुझे ये एहसास हुआ कि एक दिन फैसिला और तुम भी दुल्हन बनोगी। उनके डैड कहते हैं कि अभी इस सब में बहुत टाइम है, तो ये कहती हैं कि वो टाइम कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये कहता है कि हाँ फेमिशिया भी अब 5 साल की होने वाली है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो इसकी मम दरवाजा खोलने जाती है और कहती है मिस्टर लूगस आप? वो कहती हैं कि इतना लेट आने के लिए मुझे माफ करना, मुझे एहसास हुआ कि फेमिशिया को स्किल मिलने का टाइम करीब आ रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गुड फॉर्चून की प्रेयर करने आई हूँ। तो ये लोग इसे अंदर बुलाते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें फेमिशिया की मम उनसे बोलती है फेमिशिया अब 2 साल की हो गई है और इसने बोलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी ये अजीब अजीब चीजें बोलती है, इसीलिए मिस्टर लूगस मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिर वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि फेमिशिया मैजिक का इस्तेमाल कर भी पाएगी या नहीं। फेमिशिया कहती है मैजिक? क्या इस दुनिया में मैजिक होता है? तो वो कहती है कि हाँ होता है और तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये वैसा ही है जैसा कि दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म। तो मॉम कहती है कि देखा आपने ये कैसी अजीब चीजें बोल रही है। लूगस कहती है कि फुलफे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फेमिशिया बड़ी होकर जरूर एक इंटेलिजेंट बच्ची बनेगी, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो क्या मैं इसका फॉर्चून पढ़ सकती हूँ? अगर पॉसिबल हो तो क्या मुझे एक नई कैंडल मिल सकती है? तो फुलफे कैंडल लेने चली जाती है। अब ये फेमिशिया से कहती है कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद है ना? अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना, अपनी मॉम को भी नहीं। क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकती हो? फेमिशिया कहती है कि हाँ प्रॉमिस। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि मेरी प्रेयर पूरी हो गई है। फेमिशिया को वंडरफुल स्किल का गिफ्ट मिलना शुरू हो रहा है। तब सीन शिफ्ट होता है और ये पादरी कहता है कि आज इस बच्ची को गॉड से पावर मिलने वाली है, जिससे ये अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगी। इन पावर से इस जीवन में इन्हें कड़ी मेहनत करने की खुशी का एहसास होगा और डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब फेमिशिया इसके सामने खड़ी होती है और इस पानी को टच करती है। अब ये कुछ मंत्र पढ़ता है और पानी का एक बॉल जैसा बन जाता है जिसमें कि कुछ लिखा होता है, जो देखकर वो बोलता है कि इस लड़की को टेमर की स्किल मिली है, जिससे कि ये मॉन्स्टर्स को टेम कर पाएगी। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि तभी वो पादरी देखता है कि इस स्किल में कितने स्टार मिले हैं और देख के हैरान हो जाता है और तभी कहता है इस लड़की को कोई भी स्टार नहीं मिले हैं। उसके पापा कहते हैं कि आपसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी स्टारलेस है। पादरी कहता है कि ये एक डिवाइन मैसेज है, इसमें गलती होना नामुमकिन है, अगर तुम इसके ऊपर एक शब्द और बोलोगे तो ये भगवान की बेइज्जती होगी। पादरी कहता है कि ये कितनी भयानक बात है कि एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसके पास कोई भी स्टार्स नहीं है, जिसे भगवान ने छोड़ दिया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फेमिशिया के मन में आवाज आती है इम्पॉसिबल हार्ड वीडियो गेम। अब अगले सीन में ये लोग घर में होते हैं। फेमिशिया के डैड गुस्से में बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे और मेरे दोनों के पास
पास स्टार्स हैं और मेरे बड़े बेटे और बेटी के पास भी स्टार्स हैं, तो फेमिशिया के पास कैसे कोई स्टार्स नहीं है। फेमिशिया कहती है कि पापा, लेकिन तभी वो चिल्लाकर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, तुम एक स्टारलेस लड़की हो जिसे गॉड ने छोड़ दिया। एक स्टारलेस मेरी फैमिली में क्या कर रही है। उसकी मॉम कहती है कि आपको इस बात के लिए इतना डांटने की जरूरत नहीं है। कि तभी उसके डैड उठते हैं और फेमिशिया को दिया हुआ खिलौना जमीन पर पटक कर कहते हैं कि ऐसे टेमर होने का क्या फायदा जिसके पास कोई स्टार्स ही ना हो। ये पूरे तरीके से यूजलेस है। ये यूजलेस मेरे ही घर में क्यों पैदा हुई, क्या फेमिशिया मेरी ही बेटी है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर उसकी मॉम रोने लगती है। फेमिशिया उनके पास जाती है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसके हाथ को पकड़कर खींच के ले जाता है और कहता है कि तुम मॉम को टच मत करो। वो अपनी बहन को बुलाती है, लेकिन वो भी यहाँ से चली जाती है। ये जो उसका भाई होता है वो उसे नीचे फेंक देता है और कहता है तुम घर से निकल जाओ। तब फेमिशिया रोते रोते यहाँ से निकल जाती है। वो बाहर आती है तो सभी लोग उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं कि ये स्टारलेस लड़की है। अब आगे यहाँ कुछ बच्चे फेमिशिया के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम स्टारलेस हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो यहाँ से भागती है तो देखती है कि सभी गांव वाले उसे घेरे होते हैं। अब रात हो गई होती है और फेमिशिया भाग रही होती है। वो भागते भागते गिर जाती है, फिर अपने गांव की तरफ देखते हुए कहती है मैं अब घर वापस नहीं जा सकती हूँ। अब इसके मन में आवाज आती है विछन, पर वो कहती है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। कि तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। फेमिशिया अब जंगल में अकेले चल रही होती है और इसे भूख लग रही होती है। इसे खाने के लिए कुछ फल दिखते हैं तो ये उसे खाती है, पर वो अच्छे नहीं होते हैं। अब आगे वो एक गुफा में बैठी होती है और उसे ठंड लग रही होती है। ये कुछ लकड़ियाँ अपने सामने रखती है और कहती है क्या मैं ये कर पाऊंगी। फिर वो लकड़ियों के ऊपर हाथ रखती है और थोड़ी सी आग जल उठती है, लेकिन वो बुझ जाती है। वो बार बार ट्राई करती है और ऐसा ही होता है और ऐसे करते करते वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने आग जली हुई है और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। वो कहती है लगता है कि तुम्हारे पास बाकी लोगों से कम मैजिकल एनर्जी है। अगर तुम्हारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी लाइफ रिस्क में आ सकती है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन में मैंने देखा था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा क्यों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम स्टारलेस होगी। अब वो उसे खाने को देती है तो फेमिशिया खुशी खुशी खा लेती है। अब आगे फॉर्चून टेलर कहती है कि तुम्हारे पास लिमिटेड मैजिकल एनर्जी है, लेकिन अगर तुम्हें उसकी सही नॉलेज होगी तो इतना बुरा भी नहीं होगा जितना कि तुम सोच रही हो। अब वो उसे एक मैजिक बैग देती है और कहती है ये पुराना मॉडल है, लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है और तुम जो भी चीजें इसके अंदर डालोगी वो हल्की हो जाएगी। और इन किताबों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये किताबें तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल साबित होगी, और तब भी जब तुम एक दिन किसी जर्नी पर निकलोगी। फेमिशिया कहती है कि जर्नी? वो कहती है कि हाँ, एक दिन तुम्हें इस दुनिया को देखने और अपने नजरिए को बदलने के लिए एक जर्नी पर निकलना होगा। जब तुम जर्नी पर निकलोगी तो हमारे पड़ोसी शहर वाले रॉयल कैपिटल जरूर जाना, लेकिन इस दौरान तुम्हें किसी दिन कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर तुम हमेशा के लिए रहना चाहो, तो तुम्हें उस दिन अपने आप को ट्रैवल करने के लिए आगे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हें कुछ लोग भी मिलेंगे जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो, तो जब तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले तो उसे तुम सब कुछ बताना। फेमिशिया कहती है कि ये भी कि मैं स्टारलेस हूँ। वो कहती है कि कोई भी चीज कभी न कभी बाहर आती है, तो जब वो टाइम आएगा तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए लड़ेगा। सीक्रेट रखने से लोगों का ट्रस्ट हम पर थोड़ा कम हो सकता है। फेमिशिया कहती है कि क्यों, आखिर आप मेरे साथ इतनी काइंड क्यों हो? क्या आप मुझे हेट नहीं करती? सब लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं स्टारलेस हूँ। फॉर्चून टेलर कहती है कि बहुत समय पहले भी किसी के पास स्किल्स और स्टार्स नहीं हुआ करते थे। स्किल्स के बिना भी लोगों ने काम करा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी, तो स्किल ना होना कोई बुरी बात नहीं है। फेमिशिया कहती है तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर्चून टेलर कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी ये सब कुछ देखकर खुद हैरान हूँ। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फेमिशिया कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारा कचरा है। यहाँ पर उससे कुछ लकड़ियाँ और ब्लू पोशन मिलते हैं, जिसके बाद वो एक चूहा भी पकड़ती है। और चूहे को पकड़ने के बाद वो सोच रही होती है कि फॉर्चून टेलर से मिले हुए काफी टाइम हो गया। कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और फेमिशिया छुप जाती है। इन्हें देखकर वो सोचती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या गाँव में कुछ हुआ है? मुझे थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। अब ये इस गाँव में चुपके से जाती है। तब 2 औरतें आपस में बात कर रही होती है कि हमने एक कीमती इंसान खो दिया है। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि साल के इस महीने पर कोई ठंड से मर सकता है। और मिस्ट्रेस लूगस बहुत अच्छी इंसान थी। फेमिशिया सोचती है कि क्या फॉर्चून टेलर मर गई? कि तभी यहाँ पर फेमिशिया के डैड आते और कहते हैं कि विलेज हेड मेरी बेटी फेमिशिया वहाँ पर नहीं थी, वो जरूर कहीं छुपी होगी। वो कहता है कि उसे जरूर पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। वो हमारे गाँव के लिए बर्बादी लेकर आएगी। टैब्लो, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? वो कहता है कि हाँ, एक स्टारलेस को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर फेमिशिया शौक में आ जाती है और उसे अपने घर वाले दिखने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि फेमिशिया, अच्छा होता कि तुम पैदा हुई नहीं होती। अब आगे ये गांव का हेड बोलता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, फॉर्चून टेलर लूगस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। उनकी डेथ की वजह एक शराब है। फॉर्चून टेलर लूगा ने मेरी वार्निंग को इग्नोर करा और उस स्टारलेस लड़की फेमिशिया का
ख्याल रखा, जिसकी वजह से भगवान के द्वारा उन्हें स्टारलेस का श्राप मिला और सबको बोल देता है कि फेमिशिया को पकड़ो और उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। फेमिशिया ये सब सुनकर यहाँ से भागने लगती है और गांव के सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हथौड़े से हमला करने वाले होते हैं कि तभी फेमिशिया की नींद खुलती है। वो कहती है क्या ये एक सपना था? फिर वो बगल में सोरा को देखती है और कहती है कि हाँ, ये एक सपना ही है, सोरा मुझे खाने वाला है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? फिर वो ऊपर आसमान में देखते हुए कहती है अगर मैं मरने भी वाली हूँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, फेमिशिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सोरा उसके ऊपर है। वो उसे पकड़ती है और फिर अपने हाथ की तरफ देखती है, उसकी चोट ठीक हो चुकी होती है। फिर वो कहती है सोरा, क्या तुमने मेरी चोट को सही करा है? पर तभी सोरा कुछ आवाजें निकालने लगता है, म्याऊ म्याऊ। जो सुनकर वो कहती है सोरा भौंकने लगा है, मैं सोरा के साथ बात कर सकती हूँ। सोरा बार बार आवाजें निकाल रहा होता है तो ये हंसने लगती है और कहती है सोरा, क्या तुम सिर्फ यही बोल सकते हो? सोरा, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। चाहे मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सोरा फिर से आवाजें निकालने लगता है, म्याऊ म्याऊ। तब वो उसको पकड़कर खड़ी होती है और बोलती है कि मैं थोड़ा और जीने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ आगे सुबह हो गई होती है तो सोरा आईवी को उठाने के लिए आवाजें करता है। वो नींद में बोलती है क्या सुबह हो गई? और फिर सोरा को चुप कराने के लिए उसके सर पर हाथ रखती है कि तभी उसके मन में आवाज आती है, ये बिल्कुल अलार्म क्लॉक जैसा है। वो कहती है अलार्म क्लॉक, ये क्या होता है? अब ये उठती है और कहती है तो चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं। अब आगे ये कुछ खा रहे होते हैं तो आईवी कहती है सोरा, तुम पहले से लंबे हो गए हो और कूदने भी लगे हो, तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, लगता है कि तुम बड़े हो रहे हो। आखिरकार तुमने इतने सारे जो ब्लू पोशन खा लिए हैं, लेकिन जो भी हो अगर तुम हेल्दी हो रही हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हो रहा है। अभी ये कहती है कि जब हम अगले विलेज लाइट होम पहुंचेंगे तो मुझे वहाँ ड्राई मीट बेचने के लिए कुछ चूहे पकड़ने पड़ेंगे ताकि मुझे उससे पैसे मिले। कि तभी उसके मन में आवाज आती है कि मैं जो मीट पकड़ती हूँ अगर उसे पका के खाऊं तो उससे कम पैसे खर्च होंगे। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं जंगल में मीट बनाऊंगी तो उसकी स्मेल से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे इसमें पैसे ज्यादा खर्च हो लेकिन ये सेफ ऑप्शन है। ये देखती है कि सोरा ने सारे पोशंस खा लिए हैं लेकिन इसे अभी भी भूख लग रही होती है तो अब ये पोशंस ढूंढने के लिए डंपिंग ग्राउंड में जाती है जहाँ पर आईवी को कुछ कपड़े मिलते हैं। वो कहती है कि मुझे कब से कपड़े चेंज करने का मन था। तब सोरा गुस्से से उसे देखता है, अरे हाँ, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढती हूँ। अब यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे पोशंस का पूरा बॉक्स मिलता है। अब ये 2 ब्लू पोशंस उठाती है और इन्हें देख के कहती है ये वाला नया है और ये दूसरा वाला बहुत पुराना है। फिर ये सोरा से कहती है तुम इसे नहीं खाओगे है ना, लेकिन सोरा इसे खा लेता है। वो कहती है कि शायद तुम्हारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि पोशन ब्लू हो। सोरा के सामने रेड पोशन होता है तो वो उसे भी खा लेता है। वो कहती है कि तुम रेड पोशन भी खा लेते हो पर तुमने तो पहले ये नहीं खाया था। अब ये इसके सामने ग्रीन पोशन रखती है लेकिन ये इसे नहीं खाता, जिसके बाद वो उसे पर्पल पोशन देती है पर ये इसे भी नहीं खाता है। कि तभी आईवी के मन में आवाज आती है कि पोशन के कलर को मिक्स करो। तो अब ये ब्लू और रेड पोशन को मिक्स करती है और फिर ये पोशन सोरा को देती है जिससे कि वो खा लेता है। तो अब ये दोबारा उसे पर्पल वाला पोशन देती है लेकिन वो उसको नहीं खाता है। अब आगे ये दोनों चल रहे होते हैं। वो कहती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आज हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेवल करने में इतना मजा आएगा और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। मैंने सोचा था कि मुझे अकेले ही ट्रेवल करना पड़ेगा। अब इसे सामने कुछ बेरीज दिखती है, वो उसे खाती है और सोरा को भी देती है लेकिन वो नहीं खाता। अब आगे ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ सोरा एक ही बारी में सारे पोशंस को खा लेता है और फिर बार बार और मांगता रहता है। ये कहती है कि अगर ऐसे ही रहा तो सारे पोशंस खत्म हो जाएंगे और जरूरत के वक्त मेरे पास पोशंस ही नहीं होंगे। कि तभी इसके मन से आवाज आती है जब तक तुम उठे रहोगे तो तुम्हें भूख लगेगी। ये कहती है तो मुझे सोरा को जल्द से जल्द सुनाना होगा। वो उसे पकड़ती है और कहती है कि सोरा, मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने बचपन में बहुत सुनी है। आईवी कहती है कि बहुत समय पहले दुनिया में वॉर चल रही थी। एक दिन किंग ने उन सारे जादूगरों को जो कि फ्यूचर देख सकते हैं उन्हें बुलाया और उनसे प्रेडिक्शन करने को कहा कि वॉर कैसे खत्म होगी। और उन लोगों ने फ्यूचर देखा कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए सारे जादूगरों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का यूज किया लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो जादू क्या था और न ही उसे अब कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो ये काम कर सकता है वो एक ही बच्चा है जो कि दूसरी दुनिया से है। वो एक भूला हुआ जादू है, वो एक ऐसा जादू है जो कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। सुबह होती है, अब सोरा आवाजें कर रहा होता है तो फिर ये इसे चुप कराती है। इसके मन से आवाज आती है तो ये कहती है क्या मैं बेड टाइम स्टोरी सुनाते वक्त सो
गई थी। वो स्टोरी सुनकर मुझे नींद आती है। मैंने आज तक कभी भी वो स्टोरी एंड तक नहीं सुनी। जिसके बाद ये अपना बैग खोलकर देखती है तो इसमें से सारे ब्लू पोशंस और रेड पोशंस गायब हो चुके होते हैं। तो ये कहती है, सोरा ये तुमने एक खाया है ना। अब आगे यहाँ आइवी ने चूहा पकड़ने का ट्रैप बनाया होता है जिसमें कि कुछ फंसता है, तो ये उसे देखने चाहती है, लेकिन ये चूहा नहीं बल्कि एक स्नेक मॉन्स्टर होता है। वो इसे देखकर एकदम से डर जाती है। ये फिर कहती है कि अब मैं क्या करूं, शायद मैं इसे बेच सकती हूँ। तो फिर ये अपने बैग में से एक कपड़ा निकालती है और इसे स्नेक के ऊपर फेंकती है और इसे रस्सी से बांध देती है। अब इसे लेके ये आगे बढ़ती है कि तभी रास्ते में से उसे कुछ स्मेल आती है। तो ये कहती है कि क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। फिर वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि यहाँ पर एक घोड़ा है और कुछ आदमी जो कि जख्मी पड़े हुए हैं। वो डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर ये रुकती है तो सामने देखते हुए कहती है, वो तो लेटोम विलेज है। तो अब ये यहाँ पर जाती है और कहती है, मुझे किसी को उसके बारे में बताना होगा। इसके सामने एक बोर्ड लगा होता है जिसमें टाउन हॉल लिखा होता है। तो ये यहाँ पर जाती है। उसके सामने 3 लोग होते हैं। ये लड़की कहती है कि तुम्हारे पास वो क्या है। आइवी कहती है कि मैंने चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था, लेकिन इसमें एक स्नेक मॉन्स्टर फंस गया। ये ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि अगर तुम्हें स्नेक को बेचना है तो तुम्हें टाउन हॉल नहीं बल्कि कहीं और जाना चाहिए। लेकिन आइवी कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर आते वक्त मुझे रास्ते में कुछ लोग दिखे जो कि जख्मी पड़े थे। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि यहाँ पास आओ और इसके बारे में डिटेल में बताओ। आइवी बताती है कि उसने वो लोग लेटोम विलेज की रोड पर देखे जिनकी मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से मौत हो गई है। ये लड़की कहती है कि अगर ये सच है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस विलेज में अटैक हो सकता है। ये आदमी आइवी के सामने आता है और कहता है, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमला किसी डाकुओं ने नहीं किया था बल्कि मॉन्स्टर ने करा। ये कहती है कि हाँ, उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से चोट लगी हुई थी और घोड़े भी मरे हुए थे। अगर डाकुओं ने करा होता तो वो उसे चुरा के ले जाते, ना कि उसे मारते। अब ये आदमी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मॉन्स्टर की लोकेशन को ढूंढे और ये सब यहाँ से चले जाती है। अब ये आइवी को थैंक यू कहता है और बोलता है, लोकेशन कंफर्म करने के बाद तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये कहती है, रिवॉर्ड? तो ये लड़की उससे बताती है कि जब कोई मॉन्स्टर या जिन लोगों ने मॉन्स्टर को मारा है उनकी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे पैसों का रिवॉर्ड मिलता है। अब ये आइवी को एक पेपर देती है और कहती है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखो और बाद में इसे लेकर यहाँ पर वापस आना। जिसके बाद आइवी इस स्नेक को बेचने एक शॉप में जाती है। ये आदमी कहता है कि मार्केट में इस स्नेक की वैल्यू 2 डिडाल है, लेकिन ये स्नेक फीमेल है जो कि रेयर होती है, तो मैं तुम्हें इसके 3 डिडाल दूंगा। अब आइवी गिनने लगती है और कहती है कि 10 कॉपर ब्लॉक्स में हर एक कॉइन की वैल्यू 10 डिडाल होती है, जिससे कि 1 गिडाल बनता है। तो 3 गिडाल क्या 30 चूहे बेचने में जितने पैसे मिलते उसके बराबर होगा? क्या इस एक स्नेक मॉन्स्टर की कीमत इतनी ज्यादा है? ये आदमी कहता है कि क्या तुम 3 गिडाल में खुश नहीं हो? वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये शॉप से बाहर जाती है और खुश होकर कहती है कि मैं इन पैसों से हमारी जर्नी के लिए बहुत सारा ड्राई मीट खरीद सकती हूँ। और फिर सोरा से कहती है, चलो अब तुम्हारा खाना ढूंढते हैं। अब आगे ये लोग डंपिंग ग्राउंड में होते हैं जहाँ पर उससे बहुत सारे मैजिक बैग मिलते हैं। ये इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करती है और कहती है, ये टोटल 21 बैग्स है। दूसरी तरफ सोरा अपने लिए पोशन ढूंढ के खा रहा होता है। आइवी कहती है कि मैं चाहूंगी कि जो भी काम की चीज है मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं इतना सब नहीं ले जा पाऊंगी। इसके मन में आवाज आती है, अगर एक मैजिक बैग दूसरे मैजिक बैग के अंदर डालोगी तो ऐसा करके तुम जितना चाहो उतना ले जा सकती हो। और फाइनली ये सभी मैजिक बैग्स को एक बैग के अंदर डाल देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये इन बैग्स को लेकर मार्केट में जा रही होती है कि तभी यहाँ पर ये आदमी इसके पास आता है और कहता है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी वजह से हम सभी लोगों की जान बच गई। हमने पता लगा लिया है कि वो कौन थे। वो मॉन्स्टर ऑर्गस थे और उनके साथ उनका किंग भी था। कुछ हाई रैंक के एडवेंचरर उन्हें पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। ये खतरनाक है, तो जब तक हम उन मॉन्स्टर्स को ना पकड़ ले तो तुम ये विलेज छोड़कर मत जाना। और जो तुमने इन्फो दी थी वो सही निकली तो तुम अपने रिवॉर्ड के लिए टाउन हॉल में जा सकती हो। अब आइवी टाउन हॉल पे जाती है जहाँ लड़की उससे डॉक्यूमेंट दिखाने को कहती है। अब ये डॉक्यूमेंट उसे देती है। अब इसके बदले में आइवी को 5 गिडाल जो कि एक सिल्वर टेबलेट होता है वो उसे देती है। अब आइवी फिर से कैलकुलेशन करने लगती है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुमने हाई रैंक मॉन्स्टर्स की इन्फो दी है तो इसके लिए तुम्हें 2 गिडाल का रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि 2 गोल्ड कॉइन है। तब आइवी फिर से कैलकुलेट करने लगती है कि कितने चूहे के बराबर हुए ये पैसे और फाइनली कंक्लूजन निकालती है कि वो 250 चूहों के बराबर है। वो लड़की उससे कहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं तो इन्हें खो मत देना। अब आइवी इन पैसों को अपने बैग में डालती है और यहाँ से जाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ रात हो गई होती है और सभी लोग अपने टेंट के बाहर बैठे होते हैं। तब यहीं एक कोने में आइवी भी बैठी होती है। वो अपना खाना खाती है और सोरा को पोषण देते हुए कहती है, मॉन्स्टर्स की वजह से जंगल में खतरा है तो आज हम यहीं पर सोएंगे। जिसके बाद वो मैप में देखती है और कहती है, शायद हमें तब तक लेटोम में ही रहना होगा जब तक कि वो मॉन्स्टर्स पकड़े ना जाएं। अगली
वाली जगह जहाँ पर हमें जाना है वो लेटोमी विलेज है। लगता है कि वो एक बड़ा शहर होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो कैसी जगह होगी। शायद ये एक मजेदार एडवेंचर से भरी जर्नी होगी। जिसके बाद ये नीचे लेट जाती है और कहती है, सोरा मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। और इतना कह के ये सो जाती है। अब आगे आईवी कहती है कि ये ट्रैप फिर से टूट गया। क्या किसी जानवर ने या फिर किसी इंसान ने इस पर पाँव रख दिया होगा। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो फिर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। अब आईवी बैग में पैसों को देखती है और कहती है कि अभी के लिए काम चल जाएगा। अगर ये जर्नी आगे जारी रहने वाली है तो मैं इसके लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ। अब सोरा कहीं जाने लगता है तो ये उसके पीछे जाती है। आईवी कहती है कि ये क्या हो सकता है, मुझे किसी चीज का एहसास हो रहा है। जब ये और आगे जाती है तो इससे खून की स्मेल आती है। वो आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक घायल जानवर पड़ा होता है। आईवी कहती है कि ये क्या है, मुझे मैजिकल एनर्जी का एहसास हो रहा है। तब वो अपनी बुक निकालती है और इसमें ढूंढने लगती है और कहती है ये एंडला की तरह लग रहा है। बुक में लिखा होता है इनक्रेडिबल रेयर मॉन्स्टर। ये जानवर हिल रहा होता है तो ये कहती है ये अभी भी जिंदा है लेकिन ये बहुत कमजोर है, ये बहुत जल्दी ही मर जाएगा। और फिर ये इसके ऊपर हाथ रखती है और कहती है तुम डरे हुए होगे, जब मैं मरने वाली थी तब मैं भी डरी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी सोरा उछल के अपनी बॉडी का साइज बड़ा कर लेता है और इस जानवर की बॉडी को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद इसकी बॉडी की सारी चोटें ठीक हो जाती है। तभी कुछ आवाजें आती है तो ये सामने देखती है कि ये जानवर खड़ा हो गया है और आईवी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। आईवी कहती है कि बुक के हिसाब से इस रेयर एनिमल को हराने के लिए कम से कम 5 हाई रैंक एडवेंचरर की टीम लगती है और अगर जंगल में किसी का इससे सामना हो जाए तो उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं। तब आईवी उसके चेहरे को देखकर कहती है तुम तो कितने क्यूट हो, शायद से तुम एंडला नहीं हो। अब ये तीनों ही आगे बढ़ रही होती है। आईवी मन में बोलती है क्या इसका मतलब है कि मेरे पास अब एक और फ्रेंड है। अगर मेरे पास और मैजिकल एनर्जी होती तो मैं इसे टेम कर पाती। वो आईवी से गले लग रहा होता है तो आईवी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ नाम देना चाहिए। जिसके बाद वो उसका नाम सीएल रख देती है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। आईवी कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर लोग हैं और फिर सोरा को मैजिक बैग में छुपा लेती है और कहती है कि सीएल तुम इसके अंदर फिट नहीं हो पाओगे, अगर तुम्हें लोग देख लें तो अच्छा नहीं होगा। तब सीएल खुद से जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। आईवी ये देख के कहती है कि ये कितना अच्छा है, शायद से ये एंडला ही है। अब आगे यहाँ हम गेट के पास एक गार्ड को देखते हैं। आईवी कहती है कि ये गार्ड तो थोड़ा डरावना लग रहा है। तभी आईवी के बगल से एक बंदा निकलता है और सोरा तो इसे देखकर घबरा जाता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन जो गार्ड होता है वो उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके बैग को फाड़ देता है जिसमें से उसे इलीगल अल्कोहल मिलती है। तब गार्ड उसको कहता है इलीगल तरीके से बनाई हुई अल्कोहल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी एक बंदा कहता है बिली वेरा इधर आओ। बिली वेरा कहता है क्या तुमने उस बदमाश को पकड़ लिया। तो ये कहता है कि जाओ उसे जेल में फेंक दो। आईवी ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और कहती है तो वो एक बुरा आदमी था, क्या तुम्हें उसके बारे में पता था सोरा। आईवी उस गार्ड को देख कर डर रही होती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे लेटोमी विलेज से गुजरना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो इससे मुझ पर शक होगा। अब आईवी आगे बढ़ती है तो ये गार्ड उसे रोकता है और कहता है मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, तुम किसके बच्चे हो। लेकिन आईवी उस गार्ड से घबराकर कुछ नहीं बोल पाती कि तभी एक कीड़ा उस गार्ड के कंधे पर आ जाता है। आईवी उस कीड़े को देख रही होती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। आईवी कहती है कि वहाँ पर एक कीड़ा है तो गार्ड उस कीड़े को भगा देता है जो देखकर आईवी वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो रोकता है और कहता है कि आखिर तुम किसकी फैमिली से हो। वो कहती है कि मैं लेटोमी विलेज से हूँ। वो कहता है कि क्या तुम अकेले हो। आईवी कहती है कि हाँ। तो गार्ड कहता है कि क्या तुम इतने दूर से अकेले ही आई हो, मैंने सुना है कि लेटोमी विलेज में अभी चीजें मुश्किल हो रखी है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन अब तो तुम लेटोमी विलेज में हो तो फिर सेफ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहकर वो उसे अंदर जाने देता है। आईवी सोचती है कि क्या लेटोमी विलेज में कुछ हुआ है। अब आईवी आगे बढ़ती है और कहती है कि यहाँ पर ननोशी होती है तो शायद मेरा माउस ट्रैप उसी ने तोड़ा होगा। आईवी के मन में आवाज आती है कि जब तक हम इस विलेज में है हमें जंगल में नहीं सोना चाहिए। आईवी कहती है कि हाँ शायद हमें एडवेंचर लियरिंग में आराम करना चाहिए। तब वो आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक गार्ड होता है जिसको कि देखकर वो फिर से डरने लगती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहने का सोच रही हो। आईवी कहती है कि हाँ। तो गार्ड कहता है कि वो साइड तुम्हारे लिए सेफ रहेगी, ये लो तुम्हारा परमिट, अगर तुम ये नहीं दिखाओगी तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आईवी कहती है कि इसके कितने पैसे हुए। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आईवी अंदर जाती है और मैट बिछाकर लेट जाती है। इसके सामने बड़े बड़े टेंट लगे हुए होते हैं और यहाँ पर टेंट देख के ये भी टेंट खरीदने का सोचती है जिससे वो आसानी से यहाँ पर रह पाएगी और सोरा को भी बाहर निकाल पाएगी। तब आईवी एक टेंट खरीदने की जगह पर आ जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं सेकंड हैंड टेंट खरीद पाऊंगी कि तभी एक आवाज आती है क्या तुम शॉपिंग कर रही हो। आईवी डर जाती है, चिल्लाती है और उसके चिल्लाने से ये गार्ड भी डर जाता है। तब लेविरिया कहता है कि इस बच्चे को ऐसे मत डराओ। वो कहता है कि सॉरी। तो तुम्हें क्या खरीदना है। आईवी कहती
कहती है कि टेंट, तो क्या तुम्हारे पास टेंट भी नहीं है? क्या तुम अपने गांव से खाली हाथ आए हो? लेवेरिया कहता है कि लगता है लेटोमी विलेज पर कुछ ज्यादा ही मुसीबत आई है। वो पूछता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है? आइवी कहती है कि मेरा नाम आइवी है। वो बोलता है कि मेरा नाम ऑक्टो है और ये लिवेरिया। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी शॉप पर ले चलता हूँ। अब अगले सीन में ये लोग टेंट शॉप में होते हैं। वो आदमी कहता है कि ऑक्टो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऑक्टो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लाया हूँ, ये लेटोमी विलेज से है, इसे कोई टेंट दिखाओ जो कि सस्ता हो और अच्छा भी। वो आदमी कहता है कि इस बच्चे के लिए कोई हल्का टेंट सही रहेगा, लेकिन वो जल्दी भी टूट सकता है। क्या तुम्हें कोई मजबूत टेंट चाहिए या कोई नया खरीदना चाहोगे? अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो बताओ। आइवी कहती है कि मुझे टेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे आमतौर पर टेंट कितने का आता है? वो आदमी कहता है कि क्वालिटी पर प्राइस डिपेंड करता है, तुम्हारा कितना बजट है? आइवी कहती है कि 5 गिडाल। जो सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, तो वो कहती है कि क्या ये कम है? तो मेरे पास 2 लेडाल है, पर मैं गोल्ड कॉइन खर्च नहीं करना चाहती। ये लोग अब इससे पूछते हैं कि इसके पास ये पैसे कहाँ से आए। वो बताती है कि लेटोमी विलेज से उसे घायल लोगों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रिवॉर्ड मिला है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारा बजट 5 गिडाल है तो तुम एक अच्छा टेंट खरीद सकती हो। ये लो, ये मजबूत और लेटेस्ट मॉडल है। किसी ने ये खरीदा था और बाद में उसे एक औरत मिल गई, तो उसने एडवेंचरर बनना छोड़ दिया। तो ऑक्टो कहता है, ओह तो तुम लेडी जोया की बात कर रहे हो। जिसके बाद आइवी उस टेंट में निशानी के लिए सोरा नाम लिख देती है। अब वो आदमी आइवी को एक मैजिक बैग देता है ताकि वो अपने पैसे इसमें सेफली रख सके, क्योंकि जब ये इसमें से पैसे डालेगी या फिर निकालेगी तो कोई इसके अंदर नहीं देख सकेगा। अब आगे यहाँ आइवी अपना टेंट लगाती है और सोरा से कहती है कि यह हमारा घर है, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, हमें तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलो अंधेरा होने से पहले डंपिंग ग्राउंड से कुछ पोशंस लेकर आती है। आइवी टेंट से बाहर निकलती है तो उसके सामने कुछ लोग होते हैं। वो तलवार वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये तुम्हारा टेंट है? वो कहता है कि हाँ, ये मेरा ही टेंट है, इस लड़के ने मेरा टेंट चुराया है, मुझे मेरा टेंट वापस दो। आइवी कहती है कि क्या आप लेजी जोया है? वो कहता है कि ये कौन है? वो तलवार वाला आदमी कहता है कि सच बताओ, तुमने ही टेंट को चुराया है ना? आइवी कहती है कि मैंने नहीं चुराया ये टेंट, मैंने तो खरीदा है। तुम झूठ बोल रही हो, क्या कोई तुम जैसा टेंट खरीद भी सकता है? तब ये लड़की उसके मैजिक बैग को देखने लगती है और ये आदमी कहता है कि जरूर इसने इसमें चुराई हुई चीजें रखी होगी। वो बैग खोलती है तो उसमें सोरा होता है। आदमी कहता है कि ये क्या है? आज से पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आइवी खुद को छुड़ा के यहाँ से जाने लगती है, पर ये आदमी इसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। कि तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करेगा तो उसे फाइन भरना पड़ेगा और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो आदमी कहता है कि इसने मेरे फ्रेंड का टेंट चुराया है। तो गार्ड कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो कहता है कि इसके जैसा बच्चा कभी भी ये टेंट नहीं खरीद सकता। गार्ड कहता है कि क्या बस यही प्रूफ है तुम्हारे पास? वो कहता है कि यही काफी है। तब वो गार्ड कहता है कि ये टेंट इस लड़के का ही है, पर वो लोग फिर भी बहस कर रहे होते हैं कि ये टेंट उनका है। तो गार्ड उनसे पूछता है कि तुमने ये कहाँ से खरीदा? वो आदमी कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। गार्ड बताता है कि ये सेकंड हैंड टेंट है जो लेक के शॉप से खरीदा गया है। ये लोग फिर भी बहस कर रहे होते हैं तो गार्ड बोलता है, जिन्होंने इस बच्चे को वो टेंट शॉप दिखाई वो लेटोमी विलेज के कैप्टन ऑक्टो और वाइस कैप्टन लिवेरिया है। तो मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच है कि तुम्हारा टेंट चोरी हो गया है? वो आदमी कहता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है। तब गार्ड उन्हें अपने साथ चलने को कहता है तो ये भागने लगते हैं। तब यहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं और इन लोगों को पकड़ लेते हैं। वो गार्ड कहता है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? आइवी कहती है कि नहीं, पर आपको कैसे पता चला कि ये मेरा टेंट है? तो वो बताता है कि पेट्रोलिंग करते वक्त ऑक्टो यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का यहाँ पर टेंट लगाएगा तो उसका ध्यान रखना। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो गया, मैं इन सब के लिए माफी चाहता हूँ। और फिर वो आइवी को एक ब्लू पोशन देता है। तब आइवी खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है। अब आगे आइवी ने सोरा के सामने पोशंस और अपने सामने खाना रखा होता है। वो कहती है कि चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। सोरा पोशंस नहीं खा रहा होता तो ये कहती है कि क्या हुआ? सोरा बैग की तरफ देख रहा होता है तो आइवी कहती है कि नहीं, वो वाला पोशन नहीं, उसको तो मैं यूज करूंगी। सोरा जिद करने लगता है तो आइवी मना करती है और कहती है, तुम्हारे पोशन तो तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। अब यहाँ सुबह होगी होती है तो आइवी टेंट से बाहर आती है और कहती है, आज तो मौसम बहुत अच्छा है सोरा, क्यों ना आज हम शिकार पर चले। अब आइवी एक मार्केट में जाती है तो एक गार्ड उसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो ये भी उसे बोल देती है। अब आगे एक और गार्ड उसे पाउच देते हुए कहता है, आइवी क्या तुम नो बेरीज खाओगी? आइवी उससे ये पाउच ले लेती है और थैंक यू कहती है। अब ऐसे ही आगे 2-3 गार्ड आइवी को मिलते हैं। आइवी आगे बढ़ती है और बोलती है कि सभी लोग मुझे जानते हैं पर कैसे? जिसके बाद वो आगे जंगल में होती है। आइवी कहती है कि नोनोशी ने फिर से ट्रैप तोड़ दिया, अगर ऐसे ही रहा तो हम कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। मैं गर्मियों के दौरान जितना हो सके उतना पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। कि तभी सील वहाँ पर आ जाती है और उसके मुंह में बहुत सारे खरगोश होते हैं जो कि वो आइवी के सामने
रख देती है। आईवी कहती है कि क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया। आईवी उन्हें गिनती है और कहती है कि ये तो 9 खरगोश हैं, लेकिन ये तो सभी सही सलामत हैं। तुमने इन्हें कैसे पकड़ा? खैर छोड़ो, बेहतर होगा कि अब मैं इन्हें काटना शुरू करूं। मीट बेचने के लिए उनका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अब आईवी उन मीट को अलग अलग पत्तों में पैक करके कहती है, सोरा उठो, हमें मीट बेचने जाना है। तब आईवी के मन में आवाज आती है और ये कहती है, क्या सच में सील एक एंडला है? ये बिल्कुल बुक में बने एंडला की तरह दिखती है, पर ये खतरनाक नहीं है। सील इसे फिर गले लगाने लगती है। आईवी कहती है कि थैंक यू आज मुझे इतना सारा मीट देने के लिए। अब सील यहाँ से चली जाती है। आईवी सोरा से कहती है कि चलो अब हम भी चलें। तब आईवी उस सारे मीट को 855 डॉलर में बेच देती है। अब आईवी यहाँ से जाती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैंने सारा मीट बेच दिया और ये सब कुछ सील की वजह से हो पाया है। एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है, आईवी क्या तुमने आज अच्छे पैसे कमाए? और ऐसे ही फिर से उसे 2-3 गार्ड्स और मिलते हैं जो उससे उसके दिन के बारे में पूछते हैं। अब आईवी चुप कर एक जगह पर बैठी होती है और कहती है कि ये सभी लोग मुझे कैसे जानते हैं। कि तभी यहाँ पर लिविरिया आता है और कहता है, क्या हुआ आईवी, तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो? अब आगे यहाँ लिविरिया बोलता है, तो अच्छा ये बात है, ये सब कुछ तो कैप्टन ऑक्टा ने किया है। उन्होंने कहा था कि कोई एडवेंचरर जिसका की नाम आईवी हो, अगर वो मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना। ऐसा कैप्टन ऑक्टो सभी गार्ड्स को कहने में लगे हैं और ये भी कि वो तो बहुत ही यंग और हार्ड वर्किंग है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। आईवी ये सब सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर वो एक बार कुछ ठान ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से डर लगा हो। आईवी कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ तो ठीक है। तब लिविरिया कहता है कि अपना ध्यान रखना, मुझे कैप्टन ऑक्टो से काम है तो मैं चलता हूँ। अब आईवी आगे बढ़ती है। ये एक फ्रूट शॉप में जाती है और कहती है, ये ज़ारो है, और इसका प्राइस देखकर कहती है कि इतना महंगा। तभी शॉप वाला कहता है कि क्या तुम ज़ारो फ्रूट की बात कर रहे हो? मुझे ये बहुत मुश्किल से मिले हैं। आईवी कहती है कि क्या ये ज़ारो लेटोमी विलेज से लाए गए हैं? वो कहते हैं कि वही एक एरिया है जहाँ पर ये फ्रूट उगते हैं, लेकिन इस साल इसकी कोई अच्छी फसल नहीं हुई है। और फिर पूछता है कि क्या तुम लेटोमी विलेज से हो? आईवी कहती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? आईवी बताती है कि मैं अकेले ही ट्रेवलिंग कर रही हूँ। ये सब कुछ उस बेवकूफ विलेज हेड की गलती है ना? आईवी कहती है कि हेड, क्या तुम बिना कुछ जाने गांव को छोड़कर आई हो या फिर तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया है? वो कहती है कि नहीं, मैं भाग कर आया हूँ। वैसे लेटोमी विलेज में क्या हुआ है? वो कहते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्चून टेलर मिस्ट्रेस लूबा थी। वो बताता है कि लेटोमी विलेज के ज़ारो फ्रूट को मिस लूबा प्रोटेक्ट करती थी। ज़ारो फ्रूट का हार्वेस्ट टाइम बहुत ही ट्रिकी होता है, तो अगर थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाता है तो ये फ्रूट बेचने के लायक नहीं होता। तो इसीलिए मिस लूगा हार्वेस्ट टाइम की भविष्यवाणी करती थी। ज़ारो फ्रूट लेटोमी विलेज की इनकम थी, इसीलिए सारे गांव वाले मिस्ट्रेस लूबा की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये बात वो बेवकूफ विलेज हेड सहन नहीं कर पाया। तो जब मिस लूबा बीमार पड़ी थी तो उस हेड ने उसे कोई दवाई नहीं दी, जिससे उनकी डेथ हो गई। आईवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ये भी सुना है कि वो इन सब का ब्लेम एक छोटी बच्ची पर डालने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चून टेलर को खोने के बाद अब लेटोमी विलेज में ज़ारो फ्रूट की हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही है, जिससे गाँव वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। और विलेज हेड ने गाँव वालों का खाना भी कम कर दिया है। कुछ गाँव वालों ने इसका विरोध किया और अपने परिवार के साथ गाँव को छोड़कर चले गए, और बाकी जो हेड के खिलाफ गए उन्हें गाँव से बाहर फेंक दिया। वो आईवी से पूछता है, तो तुम भी उस गाँव से भाग कर आए हो ना, लेकिन क्यों? आईवी कहती है कि मेरे पेरेंट्स हेड के साथ मिल गए थे, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुई और मैं वहाँ से भाग आई। तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। आईवी कहती है कि थैंक यू मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। फिर ये इससे एक ज़ारो फ्रूट देता है और कहता है, तुम बहुत कुछ सह रही हो लेकिन हार मत मानना। आईवी थैंक यू कहती है। अब यहाँ आगे आईवी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लेटोमी विलेज में इतना सब कुछ हो गया है। पता नहीं मेरे घर वालों के साथ क्या क्या हुआ होगा। मेरे गाँव और घर वालों ने मुझे खुद से अलग कर दिया। वो सोरा से कहती है कि मेरे पास तुम हो, सीएल है और कैप्टन ऑक्टो और लिविरिया भी। मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी लोग बहुत ही काइंड है। इसके मन में आवाज आती है और कहती है कि हाँ, मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ भी है। अब सुबह होती है और आईवी फिर से बाहर जा रही होती है, तो गार्ड उसे मॉर्निंग कहता है और आईवी भी ऐसा ही कहती है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी आईवी को रास्ते में काफी सारे गार्ड्स मिलते हैं, लेकिन इस बार आईवी खुशी खुशी जवाब देती है। अब आईवी ट्रैप बनाती है और कहती है कि मैंने इस बार एक ऐसी जगह पर ट्रैप बनाया है जहाँ पर ननोशी पाँव नहीं रख सकेंगे। अब ये लोग सोरा के लिए खाना ढूंढने के लिए डंपिंग ग्राउंड जाने लगती है। तभी आईवी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई इंसान है, तो आईवी सोरा को बैग में छुपा लेती है। इसके सामने फिर से वही दो लोग आ जाते हैं। वो आदमी कहता है, ये तो वही बच्चा है। वो आईवी से कहता है, उस दिन तुमने वो अच्छा नहीं किया। आईवी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड अरेस्ट हो गया है। तब वो आईवी की बैग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक रेयर स्लाइम है ना, तुम अगर ये मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आईवी कहती है कि नहीं, सोरा मेरा फ्रेंड है। और फिर ये यहाँ से भागने लगती है और इसके पीछे ये दोनों भाग रहे होते हैं। भागते भागते
भागते ये आदमी आईवी के बनाए ट्रैप में फंस जाता है। ये लड़की आगे बढ़ती है और आईवी के सामने आ जाती है। तभी वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और आईवी को पकड़ लेता है। फिर कहता है कि बताओ कौन से बैग में वो स्लाइम है। कि तभी यहाँ पर सील आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों डर के पीछे हट जाती है। सील इनके पास जाती है और जोर से घुराती है। तभी वो लड़की डर के बेहोश हो जाती है और ये आदमी यहाँ से भागने लगता है। सील इसके पीछे जाती है और फिर से घुराती है, जिससे ये आदमी भी बेहोश हो जाता है और फिर ये इसे आईवी के पास लेकर आ जाती है। आईवी उसको थैंक यू कहती है और इन दोनों को बेहोश पड़ा देखकर कहती है या सील ने रैबिट को भी ऐसे ही पकड़ा होगा। अब यहाँ ऑक्टो और लिविरिया भी आ जाती है तो सील छुप जाती है। ऑक्टो कहता है आईवी क्या वो तुम थे, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। लिविरिया कहता है कि हम जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे कि तभी हमें मॉन्स्टर की और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई तो हम यहाँ पर आ गए। आईवी कहती है कि वो ये लोग थे। अब सीन चेंज होता है और ऑक्टो कहता है जो 4 लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे वो लोग यंग एडवेंचरर्स पर इल्जाम लगा के उनसे पैसे और सामान चुराते थे। उनके क्राइम को एडवेंचरर गिल्ड में रिपोर्ट कर दिया गया है। हमने उन सभी को जेल में डाल दिया है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुमने उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करी, जिसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। एवरेज पर्सन के लिए रिवॉर्ड 5000 डेल है। तब ऑक्टो उससे पैसे देते हुए कहता है आईवी क्या तुम्हारा कोई अकाउंट है। आईवी कहती है कि अकाउंट, अरे इतने सारे पैसे ले जाना तुम्हें नर्वस कर सकता है। तुम आराम से ट्रेड गिल्ड में एक अकाउंट बना सकते हो, मैं तुम्हारा गारंटर बनूंगा, चलो चलते हैं। अब यहाँ आगे ये लड़की उससे कहती है कि इस सुई की मदद से इस प्लेट में अपना खून डालो। आईवी ऐसा ही करती है कि तभी फिर एक स्क्रीन सामने आती है। ऑक्टो उससे पढ़ता है, इसमें लिखा होता है नेम आईवी, एज 8 इयर्स एंड 11 मंथ्स। फिर वो आईवी से कहता है तुम बहुत जल्द 9 साल की होने वाली हो, मुझे तो लगा था कि तुम 6 या 7 साल के होगे। अब आईवी अपने सारे पैसे इस प्लेट में रखती है और इस आदमी को देती है। ये आदमी उसे पैसों के बदले में ये कार्ड देता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं। कि तभी यहाँ लिविरिया आता है और कहता है अच्छा तो आप यहाँ पर हो, मैं आपको ढूंढ रहा था कैप्टन, कहीं भी जाने से पहले मुझे बता दिया करें। ऑक्टो घबराते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, आपने नहीं बताया। अब ये दोनों आईवी को खाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर ये ननोशी को ऑर्डर करते हैं। आईवी कहती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। वो आंटी कहती है कि मेरे पास 4 स्टार कुकिंग स्किल्स है। लिविरिया कहता है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास 4 स्टार स्किल है। ऑक्टो कहता है कि जिन लोगों को हमने आज पकड़ा उनके पास 3 स्टार स्प्रिंटिंग स्किल है, तभी उन्हें पकड़ने में इतनी मुश्किल हुई। फिर वो आईवी से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या स्किल है। लिविरिया कहता है कि अगर तुम्हारी स्किल अच्छी हुई तो तुम फ्यूचर में हमें ज्वाइन कर सकते हो। आईवी कहती है कि मैं एक टेमर हूँ। तो ऑक्टो कहता है तो तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं। आईवी उदास होती है और जवाब नहीं दे पाती। ऑक्टो कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत से स्टार्स होते हैं पर फिर भी वो किसी काम के नहीं, और कई लोग होते हैं जिन पर 1 स्टार होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे और तारीफ के लायक होते हैं। लिविरिया कहता है कि तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आईवी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। अब अगले दिन आईवी यहाँ से जारी होती है और कहती है मैंने फॉर्चून टेलर को प्रॉमिस किया था तो मुझे रॉयल कैपिटल के बगल वाले टाउन में जाना होगा। अब ये दोनों उसे बाय करते हैं और कहते हैं कि ये लोग उसका इंतजार करेंगे। आईवी कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी और फिर यहाँ से चली जाती है। तब लिविरिया कहता है दोनों एडवेंचरर और ट्रेड गिल्ड के हिसाब से लेटोमी विलेज वो जगह है जहाँ पर सबसे कम स्टार वाली बच्ची पैदा हुई थी। ऑक्टो कहता है कि क्या तुमने गाँव छोड़ के जाने वालों की लिस्ट चेक करी। वो कहता है कि हाँ मैंने चेक करा, लेकिन उस बच्चे का नाम किसी भी जगह पर नहीं था। ज्यादातर लोग अपनी फैमिली के साथ गाँव छोड़कर गए थे, लेकिन सिर्फ एक 8 साल की बच्ची अकेले ही गाँव छोड़कर भागी थी। ऑक्टो कहता है तो इस बच्चे का कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से इसने अपना जेंडर भी छुपाया है, शायद से वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाई होगी। लिविरिया कहता है कि इससे ये पता चलता है कि जो कुछ उसके साथ लेटोमी विलेज में हुआ है उससे उसे कितना गहरा सदमा लगा। एक दिन वो तुम्हें जरूर सच बताएगी। ऑक्टो कहता है कि हाँ मुझे भरोसा है कि वो एक दिन मुझे सच जरूर बताएगी। अब यहाँ सोरा तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और आईवी इसके पीछे भाग रही होती है। वो उसे रुकने को बोलती है पर वो नहीं रुकता। अब आगे ये एक जगह पर बैठकर पानी पीती है और सोरा से कहती है आज तो तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो। आईवी के मन में आवाज आती है सोरा ने जब सील की चोट ठीक करी उसके बाद से ये इवॉल्व हो गया है। आईवी कहती है ये इवॉल्व क्या होता है। अब सोरा आगे बढ़ता है तो आईवी उसके पीछे जाती है। इनके सामने एक जमीन होती है जिसे देखकर वो कहती है ऐसा लग रहा है कि ननोशी ने यामाटो को ढूंढने के लिए ये जगह खोद दी है, पर ये तो बहुत बड़ा एरिया है। फिर सोचने लगती है कि ननोशी कितने बड़े होते होंगे और डरने लगती है कि तभी सील यहाँ पर आ जाती है। आईवी कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और उसे गले लगा लेती है। सोरा आवाज करता है तो फिर ये कहती है चिंता मत करो सोरा, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। अब रात को आईवी और सोरा अपना अपना खाना खाते हैं। आईवी कहती है कि कल मुझे चूहे के ट्रैप चेक करने जाना है तो मैं जल्दी उठूंगी। सुबह आईवी और सोरा ट्रैप चेक करने जाती है पर ट्रैप में एक भी चूहा नहीं होता है। आईवी कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास
कल रात का थोड़ा सा मीट बचा है तो मैं उससे ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर लूंगी। कि तभी आइवी को किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है तो ये सोरा को बैग में छुपा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर वो कहती है कि ये तो हमारा पीछा कर रहा है, आखिर ये है कौन। आगे खाई होती है तो भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। आइवी पीछे मुड़ती है और कहती है ये तो मॉन्स्टर नहीं कोई इंसान लग रहा है। फिर डरते हुए कहती है मेरे पास मत आओ। कि तभी यहाँ पर सील आ जाती है और जोर से आवाज करती है। आइवी कहती है वो चला गया, वो आखिर था क्या। अब इसके बाद ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। आइवी अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है और कहती है वो बहुत ही अजीब सी प्रेजेंस थी, आखिर वो कौन था। तब सील नीचे की तरफ देखकर आवाज करती है। आइवी कहती है कि क्या हुआ। फिर वो नीचे की तरफ देखकर कहती है ये तो ओगर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब सील इन दोनों को अपनी पीठ से नीचे उतार देती है। इनके सामने में एक ओगर होता है। तब आइवी सोरा से बैग में छुपने को कहती है। तब सील ओगर के ऊपर चढ़ती है और उसके हाथ को काट लेती है तो ये दोनों ही चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। आइवी ऊपर की ओर देखती है तो बहुत सारे ओगर उसकी तरफ आ रहे होते हैं जो देखकर आइवी भागने लगती है। भागते भागते ये एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर पेड़ में पुतले जैसा कुछ टंगा होता है। वो ये सब कुछ देखकर कहती है कि ये क्या है और वो भी इतने सारे ओगर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये भागने लगती है और आगे एक ट्रैप होता है जिसमें कि ये फंस जाती है। एक ओगर आइवी की तरफ हमला करने बढ़ता है कि तभी ऊपर से आग आती है और इसे चला देती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है कि फ्लेम अटैक, जिससे बाकी सारे ओगर्स भी जलने लगते हैं। कि तभी उसे ऊपर से आइवी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है इस ट्रैप में ये बच्चा क्या कर रहा है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि पता नहीं तुम कब सीखोगे और फिर अपने तीर से इस ट्रैप को काट देता है। आइवी नीचे गिरने वाली होती है कि तभी लेट्रो इसकी तरफ बढ़ता है और इसे पकड़ लेता है। तभी इनके सामने एक ओगर आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है। लेट्रो आइवी को लेकर दूसरी तरफ कूदता है और ये दोनों एक स्लाइम पर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कहती है तुमने तो खुद को मुसीबत में फंसा लिया लेट्रा। ये कहता है मीला थैंक यू। फिर वो कहती है कि सप्रेसर स्क्वाड के ब्लेजिंग स्वॉर्ड से मेरी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं है। कि तभी यहाँ पर दो आदमी अपनी स्वॉर्ड के साथ आते हैं और उस ओगर पर हमला कर देते हैं। सफेद बालों वाला कहता है कि क्या तुम ठीक हो और दूसरा आदमी कहता है लेट्रोआ तुम अभी भी फाइट को खत्म नहीं कर पा रहे हो। तब लेट्रोआ कहता है कि सीजल नोगा मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था। आइवी कहती है कि पीछे देखो तो एक ओगर इन पर हमला करने वाला होता है पर इस पर कोई तीरों से हमला कर देता है। सीजर कहता है कि शिफाले ये इम्प्रेसिव था हमेशा की तरह। शिफाले कहता है क्या इन सब में ट्रैप बनाने का कोई फायदा हुआ। लेट्रोआ कहता है लेकिन हमें उनसे छुटकारा तो मिल ही गया। शिफाले कहता है कि तुम बस बेकार सा लॉजिक दे के बहाने बना रहे हो। लेट्रोआ कहता है कि ऐसा तो मत कहो। अब यहाँ आगे आइवी कहती है सप्रेसर स्क्वाड। लेट्रोआ कहता है कि हाँ हमने सुना था कि इस एरिया में ओगर जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर सेटल हो गए हैं तो हमें यहाँ उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए भेजा गया था तो इसीलिए हम सप्रेसर स्क्वाड है। आइवी कहती है तो ये ट्रैप ओगर्स के लिए था। लेट्रोआ कहता है कि हाँ। फिर शिफाले कहता है लेकिन इसने सब कुछ आग में बदल दिया और ये एक बेकार एफर्ट था। लेट्रोआ कहता है कि ट्रैप में अगर कोई फंसा तो मुझे लगा ओगर फंस गया है। आइवी कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सेजल कहता है कि लड़के तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना। वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। लेट्रोआ कहता है कि हम लोग एडवेंचरर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम ब्लेजिंग स्वॉर्ड है। फिर ये कहता है कि मेरा नाम सीजल है और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। ये बोलता है कि मेरा नाम शिफाले है और मेरा नाम लेट्रोआ, मेरा नाम नोगा है और वहाँ पर जो है वो मेला। फिर ये कहती है कि मेरा नाम आइवी है, आप लोगों के बारे में जानकर खुशी हुई। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर रुकते हैं। सेजल कहता है कि वहाँ पर सप्रेसर स्क्वाड का कैंप साइट है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो आइवी को सील दिखती है जिसे कि वो देखकर खुश हो जाती है। फिर ये सोचती है कि कहीं ये लोग सील का शिकार न कर दे तो ये इसे यहाँ से जाने को कहती है। सील यहाँ से चली जाती है तो लेट्रोवा कहता है आइवी जल्दी आओ हमें उस तरफ को जाना है। अब ये सभी कैंप साइट पहुँच गए होते हैं। लेट्रोवा कहता है कि अलग अलग जगह से यहाँ पर एडवेंचरर्स ग्रुप इकट्ठा हो गए हैं तो अब यहाँ पर बड़ी जगह की जरूरत होने लगी है। हमने यहाँ पर चारों ओर मॉन्स्टर्स रेपेलेंट रखे हुए हैं तो मॉन्स्टर्स अटैक का यहाँ पर कोई डर नहीं है। अब ये लोग आइवी को अपना टेंट दिखाते हैं। सेजल कहता है कि हमारे बगल वाला प्लॉट खाली है तो तुम उसे यूज कर सकते हो। अब ये लोग मॉन्स्टर हंट के बारे में मीटिंग के लिए यहाँ से चले जाते हैं और लेट्रोवा को आइवी के साथ छोड़ जाते हैं। अब यहाँ आगे आइवी कहती है कुकिंग ड्यूटी। लेट्रोवा कहता है कि हाँ लेकिन मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा खाना बनाने की कोशिश करता हूँ पर वो लोग मेरे खाने की बुराई करते हैं और मुझ पर गुस्सा करते हैं। आइवी कहती है कि तुम कैसे डिशेस बनाते हो। वो कहता है कि मेरे पास 3 स्टार फ्लेम अटैक स्किल्स है जिससे कि मैं खाने को ग्रिल और रोस्ट करता हूँ और फिर उसमें सॉल्ट और पेपर डालता हूँ। फिर ये आइवी से डिनर बनाने में हेल्प करने को कहता है। आइवी कहती है कि चलो साथ में बनाते हैं। वो कहती है कि जंगली खरगोश के मीट के लिए हम इसमें हर्ब्स डालेंगे ताकि इसका चिपचिपापन निकल जाए और फिर नमक डाल के इसको रब करेंगे। आइवी फिर अलग अलग डिशेस बनाती है। लेट्रोवा ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब आगे यहाँ सभी लोग खाना खाने बैठे होते हैं। सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं तो रोने लगते हैं। आइवी कहती है कि क्या
आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया? वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है और तारीफ करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर मिला भी आ जाती है और ये भी खाना खाने लगती है और तारीफ करती आईवी की कि ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आईवी कहती है कि आप लोगों को खाना अच्छा लगा, ये जानकर मुझे खुशी हुई। शेफाले कहता है क्योंकि लेट्रोवा की खाना बनाने की ड्यूटी है तो मुझे आज रात के खाने के बारे में चिंता हो रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें आज अच्छा खाना खाने को मिला है। फिर वो लेट्रोवा से कहता है कि क्या तुमने आईवी से ये सब कुछ खाना बनाया? अरे नहीं नहीं, आईवी कहती है कि हम दोनों ने मिलकर यह बनाया है। मिस्टर लेट्रोवा ने आग को एडजस्ट किया जिससे खाना इतना अच्छा बना है। हाँ, आखिर आग को मैनिपुलेट करना तो मेरा टैलेंट है। फिर ये ऊपर की तरफ आग को फेंकता है जिससे आसमान में पटाखे के जैसा फटता है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और लेट्रोवा कुछ बर्तन लेकर आता है। आईवी कहती है कि इन्हें यहीं पर छोड़ दो। सेजल कहता है कि नहीं आईवी, अब तुम आराम करो, तुमने हमारे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया है, अब साफ सफाई हम पर छोड़ दो। आईवी कहती है कि नहीं, मैं भी साफ सफाई करूंगी, मुझे आप लोगों की वजह से खाना मिला और आप लोगों ने मुझे ओगर से भी बचाया है, तो प्लीज मुझे ये करने दीजिए। ये कहता है ठीक है, तो फिर हम मिलकर करते हैं। जो सुनकर आईवी खुश हो जाती है। लेट्रोवा रोते हुए कहता है कि ये कितना एडोरेबल है और फिर आईवी के गले लगते हुए कहता है मुझे एक ऐसा ही छोटा भाई चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और आईवी यहाँ सोरा के साथ अपने टेंट में होती है और सोरा को ब्लू पोशंस खाने को देती है। फिर वो कहती है कि आज का दिन बहुत चैलेंजिंग था और इन लोगों को देखकर मैं पहले हैरान हो गई थी, लेकिन ये लोग अच्छे निकले। दूसरी तरफ ये लोग अपने टेंट में होते हैं। शेफाले कहता है वो अभी बहुत ही छोटा है और फिर भी उसने अकेले ही इतना ट्रेवल करा। नोगा कहता है कि शायद वो अच्छे से खाना भी नहीं खाता है, इसीलिए इतना पतला है। सेजल कहता है कि ये बच्चा लोगों के बारे में बहुत सोचता है। जब मैंने उसे आराम करने को कहा वो परेशान हो गया था, लेकिन जब मैंने उसे हेल्प करने को कहा तो वो खुश हो गया था। ये ऐसा है मानो कि उसके दिमाग में ये बैठ गई है कि वो यूजफुल नहीं है और उसे लोग खुद से दूर कर देंगे, लेकिन हम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। लेट्रोवा चुपचाप ये सभी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अभी यहाँ सुबह होती है और आईवी को पोशन का बॉक्स मिलता है तो वो इन्हें सोरा के लिए रख लेती है। फिर इसकी नजर दो स्लाइम्स में पड़ती है कि तभी यहाँ पर मेला भी आ जाती है। वो कहती है कि आईवी तुम भी यहाँ पर कुछ फेंकने को आई हो, और फिर वो कहती है कि लेस्टर लीडल इस कचरे को डिस्पोज करो। फिर ये आईवी से कहती है कि मेरे स्लाइम स्पेशल हैं, ये रेयर स्लाइम्स हैं जो कि तलवारों को कंज्यूम कर सकते हैं। आईवी कहती है कि रेयर स्लाइम। फिर मेला उसको बताती है कि जो पर्सन रेयर स्लाइम को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हाई सोशल पोजीशन दी जाती है, इसीलिए मुझे बहुत लोग जानते हैं, यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट लोग भी। आईवी उनसे पूछती है कि आपने कभी डिसइंटीग्रेशन स्लाइम को देखा है? मेला कहती है कि मैंने ऐसा रेयर स्लाइम कभी नहीं देखा, अगर तुम उसे पकड़ लो तो तुम उसे अच्छे खासे पैसों में बेच सकती हो। तभी आईवी को किसी के होने का अजीब सा एहसास होता है। ये वही सेम एहसास है जो कि मुझे पहले भी हुआ था जब मेरे पीछे कोई पड़ा था। मेला कहती है आईवी क्या हुआ? कि तभी यहाँ पर बाकी लोग भी अपना कचरा लेकर आ जाते हैं। मेला कहती है इतना सारा कचरा? लेट्रोवा कहता है कि उन ओगर से लड़ना जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत मुश्किल था, हमारे हथियार खराब हो चुके हैं। सेजल कहता है कि हमने अब ओगर को खत्म कर दिया है तो अब हम वापस अटोलमा जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और आईवी यहाँ पर सभी को खाना बनाकर देती है और सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है। आईवी कहती है कि इन लोगों ने कहा था कि इन्होंने मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है, तो क्या सील ठीक होगा? कि तभी इसके मन में आवाज आती है अगर कोई भी एंडला से लड़ेगा तो इस बारे में बहुत ही चर्चा होगी, तो हमें पता चल जाएगा। आईवी कहती है कि हाँ सही कहा, अभी तक किसी ने एंडला के बारे में कोई भी बात नहीं की है, तो अभी वो सही सलामती होगी। अब यहाँ सेजल आईवी से पूछता है आईवी क्या तुम सही से खाना खा रहे हो? आईवी कहती है कि हाँ मैंने कुछ टाइम पहले ही बहुत सारा खाना खाया। शेफाले कहता है कि झूठ मत बोलो। नोवा बोलता है कि जितना मैंने खाया है तुमने उसका आधा भी नहीं खाया है। आईवी कहती है कि अगर मैंने उतना खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। कि तभी यहाँ पर मेला आ जाती है और वो कहती है ब्लेजिंग स्वॉर्ड तुम लोगों के हार्डवर्क के लिए थैंक यू। सेजल कहता है ग्रीन गिल तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। ये ग्रीन बाल वाला लड़का कहता है कि हम लोग ब्लेजिंग स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। मेला कहती है कि ये मेरे बड़े भाई है टोल्टो और मेल्मा। की तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो टोल्टो और मेल्मा यहाँ से जाने लगती है। मेला भी इन लोगों के साथ यहाँ से चली जाती है। एक आदमी बोलता है तो तुम लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो? सेजल बोलता है कैप्टन ब्रोल्डा। लेट्रोवा बोलता है कि ये लाइटनिंग किंग एडवेंचरर ग्रुप है, इसीलिए ग्रीन गेल यहाँ से भाग गए। आईवी कहती है लेकिन ऐसा क्यों? वो कहता है कि टोल्टो और मेल्मा कैप्टन बोल्डरो के आसपास कंफर्टेबल नहीं है। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? सेजल कहता है कि ये आईवी है जो कि हमें जंगल में मिला था। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं कि सेजल तुम आईवी को अटोलमा विलेज ले जाओ। हाँ हमारा स्टार्टिंग से यही प्लान था। अब आगे यहाँ आईवी अपने टेंट में सोरा को खाने के लिए पोशंस देती है। कि तभी आईवी को फिर से अजीब सा एहसास होता है तो ये सोरा को बैग में छुपने को कहती है। आईवी डरने लगती है क्योंकि इसे एहसास होता है कि वो चीज इसकी तरफ को आ रही है, लेकिन अचानक से ये अजीब सा प्रेजेंस गायब हो जाता है। लेट्रो यहाँ पर आता है और कहता है आईवी क्या तुम अभी भी उठे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल भी मेरी ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करोगे।
आईवी कहती है कि हाँ मैं जरूर हेल्प करूंगी। फिर ये गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाता है। अब आईवी टेंट के अंदर होती है और सोचती है कि आखिर वो प्रेजेंस किसकी थी। फिर वो बोलती है कि उस प्रेजेंस के थोड़ी देर बाद ही मिस्टर लेट्रोवा आए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही इस प्रेजेंस का सोर्स है। सोरा कुछ बोलता है लेकिन आईवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। आईवी कहती है क्या इस मेला जैसी स्टार वाली टेमर तुम्हारी माते समझ सकती होंगी। सोरा डरने लगता है। आईवी कहती है ऐसा तुम तब भी बिहेव कर रहे थे जब वो इलीगल अल्कोहल वाला आदमी और वो मर्डरर हमारे पास आए थे। आईवी एक एक करके सारे ब्लेजिंग स्वॉर्ड वालों का नाम लेती है, लेकिन जब ये मेला का नाम लेती है तो सोरा फिर से डरने लगता है। अभी यहाँ सुबह होगी होती है। ये आदमी आईवी से बोलता है कि तुम अटोलमा में अभी नए हो तो तुम्हें ये फॉर्म भरना होगा। आईवी उस फॉर्म को पकड़ कर कहती है कि क्या मुझे इसमें अपने होम टाउन का नाम भी लिखना जरूरी है। वो आदमी कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेट्रोवा कहता है वैसे तुम हो कहाँ से आईवी। वो कहती है लेटोमी विलेज। ये आदमी कहता है क्या तुम्हारा कोई गारंटर है। आईवी कहती है कि हाँ कैप्टन ऑक्टो। लेट्रोवा कहता है कैप्टन ऑक्टो वो तो लेटोमी विलेज के हैं। आईवी कहती है कि हाँ जब मैंने ट्रेड गिल्ड में अपना अकाउंट बनाया तो वो मेरे गारंटर बने थे। वो आदमी प्रूफ मांगता है तो आईवी ये टैबलेट निकालती है और आईवी ऐसा ही करती है। फिर ये कहता है कि अगर कैप्टन ऑक्टो तुम्हारे गारंटर थे तो तुम्हें अपने होम टाउन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आईवी फिर ये फॉर्म भरती है। फिर ये आईवी को एक लकड़ी देते हुए कहता है ये तुम्हारा परमिट है, तुम्हें इस टाउन में आने या फिर जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये लोग आईवी को एडवेंचरस क्लियरिंग में लेकर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने टेंट लगा रहे होते हैं। कैप्टन बरोल्डा अपने साथियों के साथ टेंट लगा रहे होती है तो आईवी कहती है क्या आप लोग अपने घरों में नहीं रहेंगे। सेजल कहता है कि आईवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है और सेजल बोलता है सच्चाई ये है कि इस टाउन और इस जंगल के आसपास खतरा मंडरा रहा है। आईवी कहती है कि क्या वो मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन आपने तो उन्हें खत्म कर दिया था ना। बरोल्डा कहता है कि खतरा मॉन्स्टर से नहीं इंसानों से है। सेजल कहता है कि आईवी यहाँ टोल्मा में प्रॉब्लम चल रही है। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को किडनैप करके उन्हें गुलामी करने के लिए बेच रही है। नोगा कहता है कि टाउन वॉचर्स ने उनकी लोकेशन दी थी। आईवी कहती है कि क्या आप लोगों को पता है कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे भी आएगी। ये लोग बताते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को पकड़ रही है, तो इसीलिए हमने तुम्हारे साथ रहने का सोचा। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हालत में खत्म करके रहेंगे, तब तक तुम कहीं भी अकेले मत जाना। सेजल कहता है कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कि वो एक्सपोज हो, हमें उन्हें पकड़ने के लिए कोई क्लू ढूंढने की जरूरत है। आईवी कहती है कि सच ये है कि मुझ पर किसी ने लगभग अटैक कर ही दिया था। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आईवी कहती है कोई मेरा पीछा कर रहा था। ये आदमी कहता है 1 मिनट रुको। फिर वो एक मैजिक आइटम का यूज करता है जिससे इन सभी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर लग जाता है, जिसकी मदद से कोई भी बाहर का आदमी इनकी बातें नहीं सुन पाएगा। अब ये लोग आईवी से पूछते हैं ये सब कब हुआ था। आईवी कहती है कि ये सब कुछ सप्रेशन स्क्वाड के मिलने से पहले हुआ था। उस दिन जंगल में एक अजीब सी प्रेजेंस मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन जब एक मॉन्स्टर वहाँ पर आया तो वो प्रेजेंस वहाँ से गायब हो गई। शिफाले बोलता है आईवी क्या तुम प्रेजेंस डिटेक्ट करने में माहिर हो। वो कहती है कि मैं जंगल में अकेले रहती थी इसीलिए। तब आईवी उनको कल रात में टेंट में अजीब सी प्रेजेंस के एहसास के बारे में बताती है। वो बताती है कि प्रेजेंस के गायब होने के बाद लेट्रोवा आया था। ये सभी लोग लेट्रोवा से कहने लगती है लेट्रोवा क्या तुम इन सब के पीछे हो। लेट्रोवा कहता है कि मैं तो बस ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने गया था। नोगा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब लेट्रोवा वहाँ पर गया हो तो वो प्रेजेंस का ओनर वहाँ से भाग गया हो। ये पर्पल बालों वाला कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक मेंबर सप्रेसर स्क्वाड में ही है। आईवी कुछ बोल रही होती है तो शिफाली बोलता है आईवी क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है। ये कहती है कि ये कहना मेरे लिए मुश्किल है लेकिन ग्रीन गैल की मिस मिला। लेट्रोवा कहता है मिला नहीं हो सकती। सेजल कहता है आईवी क्या तुम ये यकीन के साथ कह रही हो। आईवी हाँ कहती है। फिर ये सोचने लगती है कि अगर इसने सोरा के बारे में इन्हें बताया तो वो इसके पीछे पड़ सकते हैं। तो फिर आईवी कहती है कि सॉरी मैंने जो भी कहा था वो भूल जाइए। अब आगे यहाँ आईवी सोरा के साथ टेंट में होती है और कहती है सोरा मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बता सकती। सोरा कुछ बोलता है तो उसका रिएक्शन देख के आईवी उससे कहती है क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे बारे में उनको बता सकती हूँ। तभी आईवी को फॉर्चून टेलर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि कभी न कभी सच बाहर आता ही है और उस वक्त तुम्हें साथियों की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे लिए लड़ेंगे, लेकिन सीक्रेट रखने से लोगों का तुमसे ट्रस्ट टूट सकता है। आईवी सोचती है कि अब मैं क्या करूं और सुबह का सीन दिखाया जाता है। आईवी टेंट से बाहर आती है तो देखती है कि ये लोग कुछ बात कर रही हैं। ये लोग फिर से मैजिक आइटम का यूज करते हैं और फिर आईवी को बताते हैं कि वो मीला के बारे में सही थी और सिर्फ मीला ही नहीं बल्कि उसके दोनों भाई भी उसके साथ मिले हुए हैं। लेट्रोवा बताता है कि जब आईवी ने मीला के बारे में बताया तो फिर इन लोगों ने मीला का पीछा करा। फिर ये बताता है कि जब हमने पीछा किया तो देखा कि वो तीनों भाई बहन किसी मर्चेंट से सीक्रेट बात कर रहे थे। पर्पल बालों वाला कहता है जो वो मर्चेंट था वहाँ से गया तो मैंने उनसे अचानक से मिलने का दिखावा किया और मैंने उनसे पूछा कि वो मर्चेंट कौन था तो उन्होंने कहा कि हम बस उसे डायरेक्शन बता रहे थे क्योंकि वो खो गया था। लेट्रोवा कहता है कि उन लोगों ने ये मैजिक आइटम यूज किया था, इसका मतलब ये है कि वो कोई सीक्रेट डिस्कशन कर रहे थे। शिफाले कहता है कि मैं ट्रेड गिल्ड में मर्चेंट के बारे में पता करने
करने गया था तो मुझे पता चला कि वो पहली बार इस टाउन में आया है और वो यहाँ कोई बिजनेस के लिए नहीं आया है। फिर ये लोग बात करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है और फिर आईवी को भी ये सभी लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स कहते हैं। आईवी फिर इन्हें सोरा के बारे में बताने का सोचती है और इनसे कहती है मैं एक टेमर हूँ और जिसने मुझे मीला के बारे में बताया वो एक स्लाइम है जिसे कि मैंने टेम किया था। सभी लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसा स्लाइम है। आईवी कहती है कि ये एक स्पेशल स्लाइम है और फिर कहती है 1 मिनट रुको। तब ये अंदर जाती है और फिर सोरा को बाहर ले आती है। सभी लोग इस ट्रांसपेरेंट स्लाइम को देखकर हैरान रह जाते हैं। आईवी कहती है कि ये डिसइंटीग्रेटेड स्लाइम है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है लेकिन शायद इसमें बुरे लोगों को पहचानने की एबिलिटी है। तब ये सभी लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि ये सोरा के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आईवी के मन में आवाज आती है ये शायद अच्छी ही बात है कि तुमने उन्हें सोरा के बारे में बताया। आईवी मन में कहती है ये लोग बहुत ही काइंड है, इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है इसीलिए मैंने इन्हें बताया। फिर ये इन लोगों से कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है सोरा। अब यहाँ आईवी बताती है कि सोरा मेरा फ्रेंड है। तब सभी लोग सोरा को देखकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा रेयर स्लाइम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेट्रोवा कहता है कि तुमने एक रेयर स्लाइम पकड़ा है, तुम तो अमेजिंग टेमर हो और ये स्लाइम तो गलत काम करने वालों को पहचान जाता है। कि तभी ये ब्लॉन्ड वाला कहता है कि मेरा नाम मैवरिक है। तब सोरा का रिएक्शन देख के आईवी कहती है कि ये सच नहीं है। वो कहता है कि तुम सही हो, मेरा नाम तो लोकरिक है, ये जो मेरे पीछे है ये मैलरिक है। कल इसने चुपके से शिफाले की अल्कोहल पी ली थी। तो सोरा खुश होकर रिएक्ट करता है। आईवी कहती है कि ये कह रहा है कि ये सच है। शिफाले कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि अल्कोहल कम है, साले शराबी कहीं क्या मेरी अल्कोहल पी गया। अब आगे ये लोग ग्रीन गेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो लोग गद्दार निकलेंगे। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम से लेटोमा में किडनैपिंग हो रही है और जब भी हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश की तो वो हमें चकमा देकर बच निकलती थी। सेजल कहता है कि अगर हम ग्रीन गेल को पकड़ ले तो हमारे लिए आगे कार्रवाई करना आसान होगा। आईवी कहती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बुरे काम करना कब शुरू किया। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि ये सब कुछ 10 साल पहले से शुरू हुआ है। लोग समझ रहे थे कि बच्चों के गायब होने की वजह मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन 7 साल पहले हमें पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। हमें इस बारे में तब पता चला जब कुछ विक्टिम्स बच निकले, हमारे पास मदद के लिए आए और हमने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया। आईवी कहती है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब और भी गद्दार हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय से है तो मुझे नहीं लगता कि एक ही गद्दार टीम होगी। सेजल कहता है कि तुम सही कह रही हो, क्या तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें रेट फेलियर के बारे में बताया था। आईवी कहती है कि आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का ठिकाना मिल गया था और वहाँ पर रेड मारी, लेकिन इसी तरीके से उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो भाग निकले। सेजल कहता है कि कुछ लोगों को इस डिटेल के बारे में पहले से ही पता था, तो ग्रीन गेल को भी इन सब के बारे में ये सब होने के बाद ही पता चला होगा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कोई और गद्दार भी है। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि एक नोबेलिटी के मेंबर ने ग्रीन गेल की प्रमोशन के लिए उन्हें सपोर्ट किया था, इसीलिए हमने उन पर ट्रस्ट किया। आईवी कहती है कि क्या वो नोबल और ग्रीन गेल क्लोज फ्रेंड्स हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ग्रीन गेल ने नोबल्स की प्रॉब्लम सॉल्व की, जिस वजह से उन्होंने रिकमेंड करा कि ग्रीन गेल का प्रमोशन करना चाहिए और इन्हें हाई लेवल एडवेंचरर्स बना देना चाहिए। आईवी कहती है कि नोबिलिटी के मेंबर्स ऐसे ही एडवेंचर्स के प्रमोशन के बारे में रिकमेंड करते हैं। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर नोबल्स एडवेंचर्स को छोटा ही समझते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आईवी बोलती है कि इन सबसे ये लग रहा है कि नोबल ने ये सब कुछ ये देखने के लिए करा कि आप लोग उनके साथी बनोगे या फिर नहीं। लोकरी कहता है कि हमने ये सब कुछ पहले नोटिस क्यों नहीं किया, जबकि ये 7 साल के बच्चे ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया है। अब कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि अगर नोबिलिटी में से कोई गद्दार है तो ये सब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सेजल बोलता है कि हाँ, हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर ये कहता है कि आईवी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सबसे पहले हमें ये बताने में हेल्प करो कि हमें इस बारे में किसको बताना चाहिए। आईवी कहती है कि क्या आप ये सोच रहे हो कि और भी ज्यादा गद्दार हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं सोच रहा था कि हम सबसे पहले इस बारे में जीएम को बताएं, हमें गद्दारों के बारे में उन्हें रिपोर्ट देनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और ये सभी लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिर ये बोलता है कि यही गिल्ड मास्टर है। ये अंकल बोलते हैं कि मैं गिल्ड मास्टर रॉकलिफ हूँ, तुम मुझे जीएम कह सकते हो। आईवी कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा जीएम। तब आईवी बैग में सोरा का रिएक्शन देखती है तो सोरा नॉर्मली रिएक्ट करता है। तब कैप्टन बरोल्डा इस बॉल से इन तीनों का फेस देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। जीएम कहते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो कहता है कि ये मैजिक आइटम मैंने आईवी से लिया है, इससे पता चलता है कि जो पर्सन आईवी से बात कर रहा है वो अच्छा है या फिर नहीं। इस मैजिक आइटम ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब यहाँ पर मौजूद जो सभी लोग हैं वो हमारी साइड है। बरोल्डा कहता है कि वो इस मैजिक आइटम का यूज उन गद्दारों को पकड़ने के लिए करे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। तभी वो ऑर्डर देते हैं कि वॉच में मौजूद सभी लोगों को चेक करे। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि हमें एडवेंचरर्स को भी चेक करना है, तो फिर ये इन्हें ऐसा करने की परमिशन भी दे देते हैं। अब यहाँ आगे बक्स कहता है कि ये मर्चेंट का घर है जिसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग बेस की तरह यूज कर रहे थे।
हमने जब यहाँ पर रेड मारी तो ये घर खाली था। अभी फिलहाल एविडेंस को बचाने के लिए यहाँ पर गार्ड्स रखे गए हैं। अब आगे यहाँ बक्स आईवी को गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि ये जैकस है। सोरा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर ये दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाता और बोलता है कि ये मालगजुला है। तब आईवी देखती है कि सोरा इससे डर रहा है। तब आईवी कैप्टन बरोल्डा का कपड़ा पकड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गद्दार है। अब ये लोग इस घर के अंदर जाते हैं। बक्स कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मालगजुला उनके साथ मिला हुआ है। फिर ये लोग अब बाकी लोगों को भी चेक करने जाते हैं। अब शाम हो गई होती है और ये लोग लिस्ट चेक करते हैं, जिससे पता लगता है कि 157 वॉचमैन में से 38 वॉचमैन गद्दार हैं। कि तभी इस रूम में 2 लोग आते हैं। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं काउंट फेल्टोरिया और लॉर्ड फेरोंडा आप। ये रेड कपड़ों वाला कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि यहाँ भी चेक कर लूं। फेल्टोरिया आईवी की तरफ देखकर कहता है कि ये कौन है। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि ये आईवी है और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे टारगेट बनाया था तो इसीलिए हम लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। फेल्टोरिया आईवी को अपना नाम बताता है तो सोरा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। तो आईवी बरोल्डा के कपड़े को पकड़ के इशारे से बताती है उसे। तब फेरोंडो भी आईवी को अपना नाम बताता है, लेकिन इस बार सोरा नॉर्मल सा रिएक्ट करता है। फिर फेल्टोरिया बोलता है कि अगर कुछ जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। और इतना कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन बरोल्डा बताते हैं कि फेल्टोरिया भी गद्दार है। फिर ये बोलता है कि अगर काउंट फेल्टोरिया उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं तो हो सकता है कि वह ये सब कंट्रोल कर रही हो। अब ये सभी लोग उस रूम के पास जाते हैं जहाँ मालगजुला होता है। बक्स भी मालगजुला को यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि ये बाकी लोगों के साथ जाकर स्टोर हाउस में चेक करे। अब ये लोग इस रूम में जाते हैं और छानबीन करने लगते हैं। कि तभी आईवी के मन में आवाज आती है मूवीज में ऐसी सिचुएशन में ट्रिक बुक केस होती है। आईवी कहती है कि आखिर मूवीज क्या होती है। फिर ये बुक शेल्फ के पास जाती है तो फिर से इसके मन में आवाज आती है सिर्फ एक वही बुक है जिसके कोने घिसे हुए हैं। आईवी कहती है तो इसका मतलब ये है कि इस बुक के हिस्से को बार बार टच करा गया है। आईवी उस बुक को टच करती है जिससे हिडन रूम का दरवाजा खुलता है। ये लोग इस रूम में जाते हैं और यहाँ पर कुछ बक्से देखते हैं। इन्हें चेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सारा सोना होता है। बरोल्डा कहता है कि इतने सारे पैसे वो लोग इसे आसानी से ले जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर रख के भाग गए। दूसरे बक्से में ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के डील के रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि किडनैपिंग के एविडेंस है। आईवी कहती है तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर छुपाया हुआ है। बक्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगे कि हमें कुछ भी पता नहीं चला है, तो जो सामान जैसा था वैसे ही रख दो। अब आगे यहाँ लेट्रोवा आईवी और सोरा को इन लोगों की मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और फिर सभी लोग आईवी से कहते हैं कि ये कहीं पे अकेले ना जाए क्योंकि यहाँ पर खतरा है और कहते हैं कि जब भी मदद की जरूरत हो तो हमें बताना। आईवी कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे एक मदद चाहिए। अब आगे यहाँ आईवी कपड़े धोने लगती है कि तभी लेट्रोवा उसे कहता है आईवी मैं सोच रहा था कि क्या तुम सच में एक लड़का हो। जो सुनकर आईवी रोने लगती है तो ये कहता है कि सॉरी रो मत। आईवी कहती है कि मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए। लेट्रोवा कहता है कि सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। लड़कियों के लिए अकेले ट्रैवल करना ज्यादा डेंजरस है। आईवी कहती है कि थैंक यू ऐसा बोलने के लिए, पर मेरे पास आप लोगों को सच बताने का मौका था लेकिन मैं चुप रही। लेट्रोवा कहता है कि अभी भी इस बारे में किसी को मत बताना और मैं भी नहीं बताऊंगा। कि तभी यहाँ पर मेला आ जाती है और कहती है आईवी बहुत टाइम बाद दिखे, क्या अब तुम्हें अटोलमा में आदत हो गई है। आईवी कहती है कि हाँ ये बहुत ही बड़ा टाउन है। मेला कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है। फिर ये आईवी से बोलती है कि मुझे एक डिलीशियस स्वीट शॉप के बारे में पता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लेट्रोवा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेला इसे मना करती है लेकिन लेट्रोवा जिद करता है तो ये एंड में मान जाती है और कहती है तो फिर हम 5 लोग साथ में जाएंगे। आईवी कहती है कि 5 लोग। की तभी मीला के दोनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ 5 लोग साथ में मजा आएगा। अब मीला और लेट्रोवा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर ये एकदम से रॉक पेपर सीजर करते हैं और लेट्रोवा जीत जाता है। तो तब इन्हें लेट्रोवा की बताई हुई जगह पर जाना पड़ता है। अब ये लोग खाने के लिए फ्लो आए होते हैं। स्वीट शॉप वाला इन्हें खाने को स्वीट देता है और ये लोग इसे खा रहे होते हैं। लेट्रोवा बोलता है कि तुमने हमें अचानक से ऐसे इनवाइट क्यों किया। ये दोनों बोलते हैं कि मिला आईवी के बारे में बोलती रहती है कि आईवी कितना अच्छा है, तो हम आईवी के बारे में ही सोच रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम आईवी को अपने साथ बाहर जाने के लिए इनवाइट करें। मीला कहती है कि ऐसे मत बोलो, इससे आईवी को डर लग सकता है। आईवी फिर बैग में सोरा को देखती है और मन में बोलती है सोरा कह रहा है कि ये लोग डेंजरस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इनसे डर रही हूँ, ये लोग सच में डरावनी है। लेट्रोवा बोलता है कि अगर तुम लोग आईवी को परेशान करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा ही नहीं। टोल्टो कहता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तुम जैसे 3 स्टार फ्लेम अटैक स्किल वाले के साथ नहीं लड़ सकते। अब सीन शूट होता है और लेट्रोवा कहता है वो कैसे थे आईवी। आईवी कहती है कि सोरा पूरे टाइम यही कह रहा था कि वो लोग अच्छे नहीं है। लेट्रोवा बोलता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे फ्लो स्वीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आईवी कहती है कि वो टेस्टी थे। लेट्रोवा बोलता है कि जब मैं छोटा था तब बच्चे इस शहर में आराम से घूम सकते थे, जब हम अच्छा काम करते थे तो बड़े लोग
शाबाशी देते थे और गलत काम करने पर मारते और डांटते थे। वो समय बहुत ही मजेदार था। आईवी अपने मन में बोलती है कि मेरे 5 साल होने से पहले की लाइफ भी ऐसी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और लेटरोवा सभी को बताता है कि ग्रीन गिल आईवी को लेने आए थे। आईवी कहती है कि वो लोग बस स्नैक्स खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। सेजल कहता है कि एक ही बात है, वो लोग किडनैपिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं उनमें इतनी हिम्मत है कि वो लोग ये सब कुछ दिन में करने की सोच रहे थे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग गद्दार हैं। शिफाले कहता है लेकिन आईवी के लिए वो लोग इतनी हद तक क्यों जाएंगे। लेटरोवा कहता है कि शायद आईवी को पकड़ने और बेचने के लिए। सेजल कहता है कि अगर वो आईवी को किडनैप कर ले तो फिर भी ये सब कुछ उन लोगों पर ही जाएगा। आईवी के मन में आवाज आती है और ये बोलती है कि धोखा। बाकी लोग पूछते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर आईवी बोलती है कि ग्रीन गिल सिर्फ एक मोहरा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एक्सपोज होना कोई बड़ी बात नहीं है। गद्दारों के बारे में बात फैलाने के लिए ये समझदारी होगी कि जानबूझकर उनसे ऐसे काम कराए जाएं जिनसे उन पर शक हो। अगर वो लोग गद्दार हैं तो एडवेंचर्स के लिए कुछ भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगेगा कि इन्फॉर्मेशन कहां से लीक हुई है। सभी लोग आईवी की बात से सहमत होते हैं। सेजल कहता है कि जो पैसे और डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बेस में छोड़े हैं उन्हें लेने के लिए वो कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे। आईवी के मन में आवाज आती है और बोलती है कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन मीला और बाकियों का इस्तेमाल कर रहे हो। जब उनका काम हो जाए तो ये पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें गायब कर दे। लेटरोवा कहता है कि फिर तो हमें मीला को इसके बारे में बताना चाहिए। सेजल मना करता है। आईवी कहती है क्यों ना मैं चारा बन जाऊं। अगर मैं ग्रीन गिल के हाथ लग जाऊं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बेस पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर यकीन करके पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेने आए तो आप सभी लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। सभी लोग मना करते हैं क्योंकि इससे आईवी की जान खतरे में आ सकती है। शिफाले कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से लड़े तो वॉर होगी, लेकिन वॉच और एडवेंचरर्स दोनों में बहुत गद्दार लोग हैं, तो हम आईवी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी नहीं ले सकते। लेटरोवा कहता है कि मैं आईवी को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आईवी कहती है कि मैं चारा बनूं या फिर नहीं बनूं, मेरी जान फिर भी खतरे में ही है क्योंकि मैं उनका टारगेट हूँ। कैप्टन बरोल्डा कहते हैं कि ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन सब जगह फैला दो और उन्हें बेस पर अटैक करने दो, हम लोग उन्हें वहाँ पर पकड़ लेंगे। अब इस बातचीत के बाद सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे यहाँ पर सारे एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं। ये कहते हैं कि मैं गिल्ड मास्टर रोगलिफ हूँ, मुझे आप सभी लोगों से एक मदद चाहिए। फिर ये सभी को आईवी का नाम बताता है और बोलता है कि आईवी की सेफ्टी के लिए एडवेंचरर गिल्ड को इंचार्ज रखा गया है। ये सब अटोल्मा के लोगों को और बाहर के लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ये टाउन सेफ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आईवी को आप सभी लोगों के बारे में पता हो। इसीलिए एक एक करके सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अब एक आदमी आईवी के पास आता है और कहता है कि मैं डार्कलिंग हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सोरा डरने लगता है तो आईवी इशारे से कैप्टन बरोल्डा को बताती है। अब यहाँ आगे शिफाले और बाकी लोग आते हैं। शिफाले कहता है कैप्टन बग्स प्लीज अभी एक स्पेशल यूनिट ऑर्गेनाइज करिए। बग्स पूछता है लेकिन क्यों। शिफाले कहता है कि जंगल में मॉन्स्टर्स के रहने की जगह मिली है। बग्स कहता है लेकिन सप्रेशन स्क्वाड ने तो उन्हें खत्म कर दिया था। तो शिफाले कहता है कि लगता है एक मॉन्स्टर बच के भाग गया, हम उसे एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा मेंबर की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बग्स सब ऐप ग्रुप से मेंबर चूज करने को कहता है। फिर ये शिफाले से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिफाले बोलता है कि कुछ मजेदार है, इसलिए तो हम आपको इन्वाइट करने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया होता है। मास्टर रोगली फिर बोलते हैं मैं जिसका नाम लूंगा वो यहाँ पर आए, उन्हें एक सीक्रेट मिशन दिया जाएगा। मीला आईवी के पास आती है और कहती है तुमने आज अच्छा काम किया आईवी, और फिर आईवी को कल के लिए थैंक्स कहती है क्योंकि आईवी ने कहा था कि ट्रैश डिस्पोज करना भी इम्पोर्टेंट है। कि तभी मीला के भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अब तो सारे एडवेंचरर्स तुम्हें जानते हैं, आईवी तुम तो सेफ रहोगे। लेटरोवा कहता है कि हाँ अब कोई भी आईवी के पीछे नहीं पड़ेगा, और फिर ये इन लोगों को स्वीट खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि इस बार हम दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। मेल्मा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इस बार हम रोका चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ बक्स कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम लोग करना क्या चाहते हो, मुझे डिटेल में बताओ। शिफाले कहता है कि मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन पता नहीं कौन हमारी बातें सुन रहा हो। बक्स कहता है पर तुम्हारे पास तो साउंड डंपिंग आइटम है। तो शिफाले कहता है कि हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं। बक्स कहता है तो फिर मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और बक्स बी को बोलता है क्या आप ब्रो कुछ वॉचमैन को इकट्ठा कर रहा है। तो बक्स बोलता है कि मैंने उसे ऐसा करने को कहा है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मारने जा सके। तो ये आदमी कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी का क्या होगा। बक्स कहता है कि हमें यहाँ कम सिक्योरिटी चाहिए। बाकी लोग बोलते हैं कि ये जगह भी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ भी सिक्योरिटी चाहिए। तो बक्स भी कहता है गैबजुला तुम कुछ लोग सिलेक्ट कर लो जो कि यहाँ पर रहेंगे। गैबजुला अब यहाँ से चले जाता है। बक्स फिर बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये प्लान किसने बनाया है। शिफाले कहता है पेरोल्डा, सेजल और आईवी भी। शिफाले बोलता है कि अब मैं स्लिप स्पेयर को एडजस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ एग्रो ने अपनी टीम बना ली होती है। बक्स कहता है कि ये अजीब होता अगर सारे टारगेट्स एक ही ग्रुप में होते, तो इसीलिए मैंने कुछ
कुछ हमारे लोगों को भी इस ग्रुप में डाल दिया है और गैबाजुला ने जो गार्ड ड्यूटी के लिए चुने होंगे वो ज्यादातर गद्दारी होंगे। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं कि हम लोग उनका पीछा करेंगे। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं। बक्स भी पूछता है कि ट्रैप कब छोड़ना है। ब्रोल्डा कहता है कि उन लोगों को दूर लेके जाना ताकि अगर वो लोग लड़ेंगे भी तो टाउन को कोई नुकसान ना हो, बाकी तुम खुद संभाल लेना। अब दूसरी तरफ आईवी और बाकी सब मेंबरों का पहुंच गए होते हैं। लेट्रोवा कहता है कि यहाँ मैं कभी नहीं आया हूँ लेकिन मैंने सुना इसके बारे में। आईवी कहती है कि क्या सुना? लेट्रोवा कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ की सिंगल बाइट बेहोश करने के लिए काफी होती है। टोल्टो और मेल्मा कहते हैं कि यह हमारी फेवरेट प्लेस है। मीला कहती है कि क्यों ना कंपटीशन करें कि कौन ज्यादा खा सकता है। लेट्रोवा कहता है कि ठीक है और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। लेट्रोवा आईवी से कहता है कि हम लोग इस डेंजर प्लेस में जा रही है। आईवी कहती है कि हाँ तो चलो अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। तब यहाँ मेला कहती है कि मैं इस शॉप की डांसो रिकमेंड करना चाहूंगी, ये इस शॉप की सबसे अच्छी मिठाई है। आईवी कहती है डांसो? लेट्रोवा कहता है कि ऐसा मत करना आईवी, ये खतरनाक हो सकता है। मिठाई की सिर्फ एक ही बाइट ही तुम्हें बेहोश कर सकती है। मेला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कि तभी शॉप वाला यहाँ पर आता है और इनका ऑर्डर पूछता है। मेला और उसके भाई डांसो ऑर्डर करते हैं तो आईवी भी डांसो ही ऑर्डर कर लेती है। तब आईवी यहाँ बैग में सोरा को देखती है तो सोरा काफी डर रहा होता है। फिर आईवी लेट्रोवा को इशारा करके बताती है कि ये शॉप वाला भी एक बुरा इंसान है। तब आईवी मन में बोलती है चलो ठीक है अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। मेला बोलती है कि फाइनली हम अमरीका आ ही गए, मैं कब से तुम दोनों को यहाँ पर बुलाना चाहती थी। आईवी यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। आईवी कहती है क्या सच में? होपफुली ऐसा ही हो। लेट्रोवा बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम लोगों को आज यहाँ पर इनवाइट करने का एक रीजन है। बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ग्रीन गर्ल एक सीक्रेट मिशन पर जाए। मेला पूछती है कि कैसा मिशन? लेट्रोवा कहता है कि ये रिक्वेस्ट असल में जीएम ने करी है लेकिन मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तो इस बारे में किसी को पता मत लगने देना। लेट्रोवा फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है वॉचमैन और एडवेंचरस का एक सीक्रेट यूनिट बनाया गया है और वो लोग जंगल में जाने वाले हैं, तो इस दौरान टाउन में सिक्योरिटी कम होगी, इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। टोल्टो और मेल्मा पूछते हैं कि इन लोगों ने इतनी बड़ी यूनिट बनाई है कि टाउन में सिक्योरिटी कम पड़ रही है, आखिर ये लोग लड़ने किससे वाले हैं? लेट्रोवा बोलता है कि जंगल की गुफा में ओगर्स और उनके किंग को देखा गया है। दूसरी तरफ ये शॉप वाला इनके खाने में कुछ मिला रहा होता है। मेला कहती है कि शायद सप्रेसर स्क्वाड ने ओगर्स को खत्म कर दिया था ना। लेट्रोवा कहता है कि उन लोगों को और ओगर्स मिले हैं जो कि शायद भाग गए थे। उन लोगों का प्लान एक साथ उन ओगर्स पर अटैक करने का है। जब तक वो लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं, इसलिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है। जब तक वो लोग जंगल में होंगे तो उस दौरान टाउन में खतरा होगा। बहुत बुरा हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन उस दौरान अटैक कर दे। कि तभी हैग यहाँ पर इनका ऑर्डर लेकर आ जाता है और टेबल पर रखकर चले जाता है। फिर लेट्रोवा बोलता है तो मुझे टाउन की सिक्योरिटी के लिए ग्रीन गेल की मदद चाहिए। ये लोग मान जाते हैं कि तभी यहाँ से ये शॉप वाला चुपके से भाग निकलता है। आईवी धीरे से लेट्रोवा को बोलती है मिस्टर हैग ने हमारी बातें सुन ली और यहाँ से चले गए। लेट्रोवा कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। मेला कहती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो लेट्रोवा बोलता है कि कुछ नहीं, बस हम दोनों के बीच की बात है। फिर लेट्रोवा बोलता है कि मेरे पास तुम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प क्यों कर रहे हो? ये तीनों एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर लेट्रोवा बोलता है कि आईवी को किडनैप करने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? क्या तुम्हें उन पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत हो रखी है? मेला कहती है तुम ये क्या बोले जा रहे हो? लेट्रोवा अपना और आईवी का जो कटोरा होता है वो इन लोगों की तरफ करते हुए इनसे उसे खाने को कहता है। फिर बोलता है कि तुम लोगों को इसे खाने से मना नहीं करना चाहिए। अगर इसमें कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसे कि हम खा नहीं सकते, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि जेल जाने के बाद तुम ये सब कुछ खा नहीं पाओगे। मेला अपने भाइयों से कहती है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, अब हमने ऑलरेडी बहुत ही गलत काम कर लिए हैं। क्या पैसे इतने ज्यादा जरूरी हैं? टोल्टो कहता है मीला क्या तुम हमें धोखा देने की सोच रही हो? लेट्रोवा कहता है यहाँ तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग टाउन के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। अब टोल्टो और मेल्मा लेट्रोवा पर अटैक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेट्रोवा कहता है कि अपनी तलवारें दूर रखो, मुझे तुम दोनों से लड़ना नहीं है। मेल्मा गुस्से में कहता है हमने तुमसे पूछा नहीं है, और फिर ये लेट्रोवा पर अटैक करने लगता है। लेकिन लेट्रोवा मेल्मा को नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरे पास डिफेंस स्किल नहीं है, इसीलिए मैंने खुद को डिफेंस के लिए ट्रेन करा है। फिर ये टोल्टो से कहता है कि मेरी डिफेंस स्किल शायद तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्या तुम आजमाना चाहोगे? टोल्टो अपनी तलवार से लेट्रोवा पर अटैक करता है, लेकिन लेट्रोवा अपनी तलवार से इसे रोक लेता है और फिर ये टोल्टो को धक्का देकर पीछे फेंक देता है। कि तभी मेल्मा लेट्रोवा पर लगातार अटैक करने लगता है। कि तभी टोल्टो पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर तभी लेट्रोवा पीछे मुड़ता है और अपनी फायर से टोल्टो पर हमला कर देता है, लेकिन मेल्मा अपनी वाटर स्किल से इस आग को बुझा देता है। इसके बाद टोल्टो और मेल्मा दोनों ही लेट्रोवा पर अटैक करने
करने जा रहे होते हैं, लेकिन मेला अपनी दो स्लाइम का यूज करके उन दोनों को रोक लेती है कि तभी लेट्रोवा इन दोनों पर अटैक करके इन दोनों को नीचे गिरा देता है। फिर ये मीला की तरफ देखता है तो मीला कहती है कि मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकती, जिसके बाद आईवी से माफी मांगती है। आईवी कहती है कि थैंक यू मिस मिला, अगर आज आपने हमारी मदद नहीं करी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेट्रोवा कहता है कि हाँ तुमने हमें बचाया है। अब आगे यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं कि तभी गेट से काफी सारे लोग एंटर करते हैं और गार्ड्स पर अटैक करने लगते हैं और ये दो लोग इस गार्ड से इशारा करते हैं, जिसके बाद ये गार्ड इन दोनों को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और कहता है कि थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी में एक हिडन रूम है। फिर ये ब्लॉन्ड बाल वाला दूसरे आदमी से कहता है काउंट फोलिया को अंदर लेकर आओ। यहाँ पर दो गार्ड छुपे हुए होते हैं जिन्होंने इनकी बातें सुननी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और काउंट फ्लोरिया लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, इस हिडन रूम में पैसे और डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक स्पेशल यूनिट जंगल में है तब तक यहाँ से सारा सामान हटा दो। जिसके बाद ये बुक को टच करके रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और पूरी बिल्डिंग में स्लिप स्पेयर से धुआं धुआं हो जाता है, जिससे कि सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और काउंट फेल्टोरिया और उसके साथी जो होते हैं वो भी बेहोश हो जाते हैं। अभी यहाँ दूसरी तरफ बक्स और उसकी यूनिट के लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं और इनके पीछे कैप्टन बरोल्डा और सेजल एडवेंचर्स के ग्रुप के साथ होते हैं। बक्स भी अब एग्रो को ये वेपन देता है। एग्रो कहता है क्या ये भी आईवी का आइडिया है? बक्स कहता है कि नहीं, ये शिफाले ने दिया है। एग्रो कहता है कि गद्दारों को आगे से रखा गया है। बक्स भी कहता है कि लगता है कि ये लोग सबसे पहले हम दोनों को ही मारना चाहते हैं। अगर अचानक से इतने सारे लोग जिनको कि हमने अपना साथी समझाए इन्होंने भी हम पर अटैक कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्रो कहता है लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बक्स भी एग्रो से तैयार रहने को कहता है कि तभी इनके पीछे से एक गार्ड एरो से इन दोनों की तरफ अटैक करता है, लेकिन एग्रो अपनी स्वॉर्ड से एरो को रोक लेता है और बक्स भी इस हथियार से इन लोगों के ऊपर जाल फेंक देता है और फिर जाल की रस्सी को खींचता है तो इन सभी गार्ड्स को करंट लगता है। फिर एग्रो बाकी बचे गार्ड्स के ऊपर जाल फेंकता है कि तभी सेजल्क और कैप्टन बरोल्डा और उनके साथ ही गद्दार एडवेंचरर्स पर हमला करने लगते हैं। एक एडवेंचरर डर के बोलता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? बरोल्डा कहता है कि ये लोग गद्दार हैं, इन्हें पकड़ने में हमारी मदद करो। दूसरी तरफ यहाँ बक्स और एग्रोम ने भी सभी लोगों को पकड़ लिया होता है। अब आगे यहाँ शाम को सभी लोग इकट्ठे होते हैं। बक्स कहता है कि हमने वॉच के गद्दारों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। बरोल्डा कहता है कि हमने भी एडवेंचरर्स के गद्दारों को पकड़ लिया है और ये सब सिर्फ आईवी की वजह से हो पाया। कि तभी ये गार्ड काउंट फेल्टोरिया को यहाँ से ले जा रहा होता है तो ये बोलता है क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने नोबल से पंगा लिया है, ये मत सोचो कि तुम लोग बच जाओगे ऐसा करके। कि तभी फेल्टोरिया के सामने फॉरेन आ जाता है और कहता है काउंट फेल्टोरिया वो आप हैं जो कि इतनी आसानी से बच नहीं सकते, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो? फरोंडा कहता है कि गिल्ड मास्टर ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैंने रॉयल कैपिटल में एक मैसेंजर को भेज दिया है, उन लोगों को भी इस केस के बारे में अब पता चल गया होगा, अब तुम्हें पक्का तुम्हारी गुनाहों की सजा मिलके रहेगी। कि तभी टाउन के सारे लोग गेट के वहाँ खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि गद्दारों को बाहर भेजो, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें जला के मार देंगे। ये सब हल्ला सुन के बक्स भी गेट के पास जाता है और इन लोगों को शांत रहने को कहता है और फिर ये समझाते हुए कहता है कि सभी गद्दारों को कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते अगर आप लोग इनको मार दोगे तो फिर इनकी सफरिंग और पेन यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप इन्हें मार के इनकी सफरिंग को खत्म कर दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसीलिए आप लोग प्रॉमिस करो कि आप इन गद्दारों पर हाथ नहीं उठाएंगे। आईवी ये सब देख के बक्स की तारीफ करती है और कहती है ये कितने अमेजिंग है, इन्होंने ये सब कुछ टाउन के लोगों को क्राइम करने से रोकने के लिए किया है ना। लेट्रोवा कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है कि तुम ये समझ गए। आईवी कहती है कि मैं भी कैप्टन बक्स की तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ आईवी को मदद के लिए बक्स भी थैंक्स कहता है। कि तभी ब्रोल्डा यहाँ पर आता है और फिर कहता है आईवी बस अब एक आखिरी काम रह गया है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। सेजल कहता है कि हमने यहाँ पर आप लोगों को एक रीजन के लिए बुलाया है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिन्हें कि हमने अरेस्ट किया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, तो हमें आपकी मदद चाहिए। जो मदद के लिए मना करेगा उन्हें समझ लिया जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। आईवी कहती है कि क्या हमें इतने सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है? हाँ, ये सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के बेस के आसपास थे, तो इसीलिए उन्हें पकड़ना होगा जो कि उनसे मिले हुए हैं। आईवी कहती है ये तो बहुत सारे लोग हैं और फिर ये सोरा को बैग में देखती है तो सोरा खुश होता है, तो आईवी भी मुस्कुराती है और बोलती है तो ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ बक्स आईवी को कुछ पेपर्स देते हुए कहता है ये हाल ही में हुई घटनाएं और अरेस्ट हुए लोगों की लिस्ट है। आईवी कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लोगों के नाम है। एग्रो बोलता है कि एडवेंचरर गिल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ अरेस्ट हुए लोग ही गद्दार नहीं है, इसलिए फिर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर बेस में इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि 58 लोग वांटेड लिस्ट में है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनमें से 45 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आईवी
कहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो सच में बहुत ही बड़ी है। बक्स भी कहता है कि हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होगी। आईवी सारी लिस्ट को देख रही होती है। वो लास्ट वाले पेपर को देख के पूछती है कि ये क्या है। बक्स बोलता है कि ये वो रिवॉर्ड है जो कि तुम्हें दिया जाएगा। तुमने जो हमारी मदद की है, इसके बदले तुम्हें 10 गोल्ड टैबलेट्स और 100 डिडाल दिए जाएंगे। आईवी ये सोच के घबरा जाती है कि ये तो कितने सारे पैसे हुए। तब बक्स कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो इस पेपर पर साइन कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है और आईवी जंगल में चूहे पकड़ने वाले ट्रैप्स को चेक करती है, लेकिन किसी में भी चूहा नहीं फंसा होता है। तभी यहाँ पर सील आ जाती है। आईवी इसे हक करती है, लेकिन सील यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सील की आवाज आती है और कुछ चूहे और खरगोश इसकी आवाज से डरकर भाग रहे होते हैं। तो ये सब के सब आईवी के बनाए ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आईवी उन सभी मीट को मीट शॉप में बेच देती है। अब आगे यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और गिल्ड मास्टर बोलते हैं, ये पूरी जगह हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की सेलिब्रेशन के लिए रेंट पे लिया है, तो सभी लोग आराम से एंजॉय करो। कैप्टन ब्रोल्डा आईवी के पास आते हैं और आईवी की हेल्प के लिए थैंक यू कहते हैं। फिर बोलते हैं कि काउंट फेल्टोरिया ने अपने क्राइम को एडमिट कर लिया है। सेजल कहता है कि जो भी हमें एविडेंस मिले थे वो काफी थे, लेकिन हाइड आउट में और भी एविडेंस मिले। आईवी कहती है कि फाइनली अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। फिर ये पूछती है कि ग्रीन गेल का क्या हुआ। लेट्रोवा कहता है कि क्या तुम्हें मीला की चिंता हो रही है। आईवी कहती है कि हाँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ग्रीन गेल वालों को मोरे की तरह इस्तेमाल किया गया था और उन्हें इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं था और उन्होंने ज्यादा क्राइम्स भी नहीं किए हैं। अब यहाँ मीला को जेल में दिखाया जाता है। वो कहती है, मुझे खुशी है कि अब हमें और क्राइम्स करने नहीं पड़ेंगे। तब यहाँ गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मीला ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया और अपने भाइयों को रोका, तो उसे थोड़ा कम सजा दी जाएगी। अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि यह सब कुछ आईवी और उसकी फ्रेंड की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आईवी कहती है फ्रेंड। सेजल फिर आईवी को सॉरी बोलता है और बोलता है गिल्ड मास्टर को सोरा के बारे में पता है। बेरोल्डा ये बॉल दिखाते हुए कहता है, इसे देखकर गिल्ड मास्टर ने मैजिक आइटम के रिकॉर्ड्स में इसके बारे में ढूंढा और इन्हें शक होने लगा, और जैसे कि हम लोग मिलकर गद्दारों को पकड़ने वाले थे, तो इसीलिए हमने गिल्ड मास्टर को सोरा के बारे में बता दिया। आईवी कहती है कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों ने क्यों बताया, और फिर आईवी झूठ बोलने के लिए सॉरी कहती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। आईवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने सोरा के बारे में क्यों छुपाया, और फिर ये आईवी से सोरा को दिखाने के लिए कहते हैं और आईवी ऐसा ही करती है। सोरा को देखकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा ट्रांसकुलेंट स्लाइम नहीं देखा है, ये तो काफी रेयर स्लाइम है। फिर ये सोरा को थैंक यू बोलते हैं और आईवी से बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ टोलमा में रह सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हें रॉयल कैपिटल जाना है, लेकिन अगर वहाँ जाने का कोई इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है तो तुम यहाँ रहने का सोच सकते हो। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं। लेट्रोवा कहता है, आईवी, तो क्या तुम हम सब लोगों के साथ इस टाउन में रहना चाहोगे। आईवी को फिर फॉर्चून टेलर की बात याद आती है और ये याद करती है जो कि फॉर्चून टेलर इसे कह रही थी, अगर रॉयल कैपिटल जाने की जर्नी के दौरान तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ तुम रहना चाहो, तो तुम्हें आगे ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिन पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। जब ऐसे लोग तुम्हें मिले तो उनसे सब सच बता देना। आईवी अब इन सभी लोगों से कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। सच ये है कि मैं स्टारलेस हूँ, मेरे पास 0 स्टार टेमर स्किल है। और फिर पास्ट का सब कुछ बताती है कि कैसे सब लोग उसके दुश्मन बन गए थे जब उन्हें इसके बारे में पता चला, और फिर कैसे फॉर्चून टेलर ने इसे बचाया। और बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब सभी गांव वाले बोलने लगे कि मैं इस गांव के लिए मनहूस हूँ और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मुझे जीना था तो मैं वहाँ से भाग गई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन मैं भागते रही। अब मैं यहाँ पर हूँ। सभी लोग आईवी को बस देख रहे होते हैं। लेट्रोवा आईवी को शाबाशी देता है कि ये बच के इतनी दूर तक आई, और कहता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा आईवी। आईवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। सेजल कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं हैरान हूँ कि तुमने ऐसी सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। ये सब सुनकर आईवी रोने लगती है। बक्स भी कहता है कि तुम्हें अपने स्टार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले तो हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, और सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं। आईवी इन सभी को थैंक यू कहती है और बोलती है, अब मैं आराम से अपनी जर्नी पर निकल सकती हूँ। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेट्रोवा बोलता है, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहने वाले हो। आईवी कहती है कि अभी तक मैं अपनी जर्नी में सिर्फ भाग रही थी, मुझे लगा कि मेरा स्टारलेस होने का पता चलने पर मुझे मार देंगे, लेकिन लेटोमी विलेज में कैप्टन ऑक्टो और वाइस कैप्टन वलेरा मिले। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी मदद की। और आप सभी लोगों को भी जब पता चला कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हूँ, तो आप लोगों ने भी मेरी मदद की और मेरे प्लान को भी फॉलो करा। आप सभी लोग उन लोगों से अलग हैं जिन्हें की मैं जानती थी। फॉर्चून टेलर ने कहा था कि मैं दुनिया के बारे में जानूं। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती थी। थैंक यू आप सभी को, मैं अब बदल गई हूँ। सभी लोग आईवी की बात
बात सुनकर खुश होती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। आइवी सोरा से कहती है कि इसी को रियल हैप्पीनेस कहते हैं, है ना। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है और आइवी यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। लेट्रोवा बोलता है कि आइवी तुम कुछ भूले तो नहीं हो ना, तुमने लंच पानी टेंट सब रख लिया है ना। सेजल कहता है कि अब बस करो, आइवी वैसे भी तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। आइवी कहती है कि हाँ मैंने सब कुछ इस बैग में रख लिया है। आइवी फिर सभी लोगों से खुश होकर कहती है मुझे ये ऑफिशियल मैजिक बैग देने के लिए शुक्रिया। बग्स बताता है कि मैंने बाद में डिसइंटीग्रेटेड स्लाइम के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। यहाँ तक कि 1 स्टार टेमर का मैजिक भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये टेम के दौरान ही मर जाती है। आइवी कहती है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। फिर बग्स बोलता है कि मैंने सुना है कि स्टारलेस के पास पावर बहुत कम होती है, जिसका मतलब है कि सोरा को सिर्फ तुम ही टेम कर सकते थे। एग्रोव कहता है कि अगर तुमने सोरा को टेम नहीं किया होता तो वो वैसे ही गायब हो जाता। आइवी के मन में आवाज आती है तो ये कहती है कि सोरा इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसे मुझसे मिलना था। ये फिर मन में बोलती है कि हाँ इसका मतलब ये भी है कि मेरा एग्जिस्टेंस भी सोरा के लिए ही था। अब सभी लोग आइवी को अलविदा कहते हैं और इसे यहाँ पर बाद में वापस आने को कहते हैं। अब इन सब के बाद आइवी यहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूरी में सील आइवी के पास आ जाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाती है। बेरोल्टा कहता है अडेंडला। शिफाले कहता है एक स्टारलेस टेमर। जिन लोगों के पास स्टार्स होते हैं और उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके कंपैरिजन में आइवी बहुत ही पावरफुल है। सील आइवी को हक करने लगती है और आइवी खुश होती है। सोरा भी बैग से बाहर निकल जाता है। आइवी अब इन दोनों की तरफ देखती है और आगे बढ़ने लगती है। ये कहती है कि मेरा नाम आइवी है, मैं एक टेमर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी स्टार्स नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब हमें एनिमे के एंड में दिखाया जाता है कि सोरा कैसे बना था। हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे स्लाइम्स बन रहे होते हैं और साथ ही में सोरा जाके गिरता है एक पत्ते में और आसपास देख रहा होता है अपने ही जैसे स्लाइम्स को, जो कि हवा की वजह से मरते जा रहे होते हैं। कि तभी जोरदार हवा चलती है और सोरा उड़ते हुए जाता है और एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसे आइवी मिलती है। तो ऐसे सोरा और आइवी एक साथ मिले थे और सोरा और आइवी की इस कहानी के साथ ये एनिमे का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्यूट सा एनिमे बहुत ही पसंद आया होगा और नीचे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को सोरा कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।